हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सब बहुत अच्छा आपकी तरह से चल रही होगी। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं CAPS बेनीवाल आज की क्लास में आप लोगों को कवर कराऊंगा नवंबर 22 अटेम्प्ट के लिए अकाउंट का MTP 2। हाँ जी, हम लोग क्या कवर करेंगे सर? हम MTP अकाउंट का कवर करेंगे और ये MTP नंबर 2 रहेगा। और जो अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट कौन सा है? नवंबर 22। और उन बच्चों को फिर से मैं थैंक यू बोलूंगा जिन्होंने दोबारा फिर से फीडबैक दिया है कि सर आपका जो MTP और RTP कराने का स्टाइल है वो बड़ा यूनिक स्टाइल है कि आप क्या करते हैं, RTP और MTP के क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आप हमें कंसेप्ट भी रिवाइज करा देते हैं। और उससे क्या होता है कि हमारे से ना उस पर्टिकुलर चैप्टर का एक मेजर पार्ट कवर हो जाता है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं कि हम लोग क्या करेंगे, सेम अप्रोच इस MTP में फॉलो करेंगे। ठीक है। हाँ, एज यूजुअल मैं क्या करता हूँ, 1-2 मिनट लेके पहले कुछ जनरल बातें आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये MTP स्टार्ट कर देंगे। जी सर, देखिए सबसे पहले आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे और मैं बीच बीच में आपको क्या करूंगा, कुछ कंसेप्ट रिवाइज कराऊंगा। भाई बीच बीच में क्या, मैं हर क्वेश्चन से पहले आपको कंसेप्ट रिवाइज कराऊंगा, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट साथ साथ नोट कर सकते हैं। ठीक। सेकंड, बेटा मैं इस MTP में भी क्वेश्चन एंड आंसर के साथ साथ आपको क्या कवर कराऊंगा, कंसेप्ट का रिवीजन कराऊंगा। और एज यूजुअल मेरी बोलिंग स्पीड जो है MTP और RTP में थोड़ी ज्यादा रहती है, क्योंकि सर ये रिवीजन लेक्चर एक तरीके से। ठीक है। जो नॉर्मल स्पीड है ना बेटा मेरी कोर्स की, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्स है या रेगुलर कोर्स है, उसके कंपैरिजन में MTP और RTP में बॉलिंग स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, क्योंकि मेरी कोशिश क्या है कि मैं कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दूं। ठीक। जी सर। आप कोशिश करेंगे कि आप हार्ड कॉपी लेके बैठे, लेकिन अगर किसी रीजन से सर आपके पास हार्ड कॉपी मैनेज नहीं हो पा रही, अरेंज नहीं हो पा रही, तो आप क्या करेंगे, सॉफ्ट कॉपी से मैनेज कर लेना। स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन ये कि आपको ये MTP एक साथ देखनी चाहिए, क्योंकि आपका ये एग्जाम ही एक तरीके से। ठीक है। हाँ, अगर किसी रीजन से आप MTP को एक साथ ना देख पाए तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी टाइम स्टैम्प बना लेना, और जब भी आप उस पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज करें और आप MTP का क्वेश्चन रेफर करना चाहें तो सर आपके लिए इजी हो जाएगा फाइंड आउट करना। ठीक। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ क्या करते हैं, आज की MTP स्टार्ट करते हैं। MTP में जो पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 1 का ये आपका AS10 का। देखिए AS10 एक बात कहता है, वो ये कहता है साहब, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिलेशन टू PPE, any expenditure incurred in relation to PPE shall be capitalized if such expenditure is necessary to bring the asset at its present location and condition and operating operating in the manner, yeah, is to be capable of operating in the manner as intended by the management। सुनिए बड़े ध्यान से, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को उस पोजीशन और उस पोजीशन में लाने के लिए जैसा मैनेजमेंट चाहता है, और उसको ऐसे ऑपरेट कराने के लिए सर जैसे मैनेजमेंट चाहता है। अगर आप कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर करते हो और वो उसे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, तो सर आप क्या करेंगे, उस एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज कर देंगे। लेकिन ध्यान देना साहब, अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो इरिस्पेक्टिव ऑफ द असेट एक्वायर हो या ना हो, आपने वो खर्चा करना ही करना है, ठीक है, तो सर हम उसे कभी भी असेट की कोस्ट में कैपिटलाइज नहीं करते। उसका रीजन क्या होता है साहब, क्योंकि एक तरीके से वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है ही नहीं, क्योंकि वो खर्चा तो होना ही होना। ठीक। हम कभी भी सर क्या नहीं करते, अगर अपना बिजनेस शिफ्ट करते, शिफ्टिंग एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज नहीं करते। अगर हम अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करते साहब, और उस टाइम पे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होते हैं उसको हम कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते। बिजनेस को सर हम लोग अगर रिड्यूस कर रहे हैं और उसके वजह से कोई भी कॉस्ट इनकर्ड होती है तो हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर रहे। ठीक। तो कैपिटलाइज किस किस को नहीं करेंगे, अगर हम बिजनेस शिफ्ट कर रहे हैं उसके एक्सपेंडिचर को, अगर सर हम बिजनेस को शिफ्ट कर रहे हैं या मान लो डेवलप कर रहे हैं और अपने जो रूटीन के खर्चे हैं उन रूटीन के खर्चे को हम कभी भी क्या नहीं करते, कैपिटलाइज नहीं करते। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 1A, और एज यूजुअल मैं आपको हर क्वेश्चन से पहले सर 15 to 20 सेकंड दूंगा। आप एक बार क्वेश्चन को क्या करेंगे, आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे, और फिर सर उसके बाद मेरे साथ साथ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 15 से 20 सेकंड देने का एक पर्पज ये है कि एक तरीके से आपको एक आई ब्रेक मिल जाता है और आप क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ेगा क्वेश्चन तभी बढ़ेगा क्वेश्चन। ठीक है। तो मैं आपको हर क्वेश्चन से पहले एक टाइम दिया करूंगा, आप क्या करेंगे, उस टाइम के दौरान क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ पा रहे तो वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें। ठीक है। चलिए टेक 15 सेकंड, क्वेश्चन 1A पढ़िए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। AS का आंसर आपने कैसे लिखना बेटा, इसकी वीडियो एक्सक्लूसिव मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, आप प्लीज उसको जरूर रेफर करना। ठीक। मोहन लिमिटेड हैज एन एग्जिस्टिंग फ्रीहोल्ड फैक्ट्री प्रॉपर्टी which it intend to knock down and redevelop. Okay. During the redevelopment period, the company will move to its production facility to another temporary site. The following incremental cost will be incurred. So setup cost of 5 lakh to install machinery in the new location. Rent, removal cost,
टू ट्रांसपोर्ट द मशीनरी फ्रॉम द ओल्ड लोकेशन टू द टेम्परेरी लोकेशन। ठीक है, तो ये सारे सारे खर्चे सर कौन से हैं? जैसे आपका रेंट है, रूटीन का खर्चा है, शिफ्टिंग एक्सपेंडिचर है, ठीक है, बिजनेस को सर एक शट डाउन करने के लिए एक जगह से और दूसरी जगह ले जाने के खर्चे हैं, तो सर उस तरह खर्चे हम कभी कैपिटलाइज नहीं करते। ठीक, मोहन लिमिटेड वांट टू आस्क योर गाइडेंस एज वेदर दीज कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज इनटू द कॉस्ट ऑफ द न्यू बिल्डिंग। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द लाइन विद AS10। देखिए आप क्या लिखेंगे सर, एज पर AS10 if any expenditure of the cost incurred in relation to property plant and equipment shall be capitalized if such expenditure is necessary to bring the assets to its present location and condition and operating in the manner as intended by the management। ठीक, फिर आप आगे लिखेंगे सर कि अगर आपका कोई भी रूटीन का खर्चा है या ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है या शिफ्टिंग एक्सपेंडिचर है तो आप उसे कभी भी कैपिटलाइज नहीं करेंगे। तो इन द गिवन केस सर आप क्या बोलेंगे, ये जो एक्सपेंडिचर ये कैपिटलाइज नहीं होंगे। ठीक, आइए मैं इसका एक बार आंसर रीड करा देता हूँ। Constructing or acquiring a new asset may result in incremental cost that would have been avoided if the asset has not been constructed or acquired। ठीक, these costs are not to be included in the cost of the asset if they are not directly attributable to bring the asset to its location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management। The cost to be incurred by the company are in the nature of cost of reducing or reorganizing the operation of the company। These costs do not meet the requirement of AS10। ठीक है, तो आप क्या करेंगे सर, इन्हें कैपिटलाइज नहीं करेंगे एंड कैन नॉट देयरफॉर बी कैपिटलाइज। ठीक, चलिए सर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका AS2 का है, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं आपको काफी अच्छा और हेल्दी कंसेप्ट कराने जा रहा हूं। देखिए इन्वेंट्री का वैल्यूएशन आप कैसे करते हैं सर, देखिए फिनिश गुड्स अगर हैं तो हम वैल्यू करते हैं सर, फिनिश गुड्स या ट्रेडेड गुड्स, ठीक है, हम वैल्यू करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और NRV। ठीक, लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और NRV, भाई लोअर ऑफ टू कॉस्ट प्राइस और NRV। ठीक है जी सर। अब यहां पे सर एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कॉस्ट का कंपैरिजन NRV के साथ क्यों करते हैं सर, इसके पीछे एक लॉजिक होता है। इसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि अल्टीमेट आपने वो असेट बेचनी है, इसलिए सर उसका कंपैरिजन आप किसके साथ करेंगे, NRV के साथ करेंगे। ठीक, अगर मेरा सर WIP है तो मैं उसका वैल्यूएशन कैसे करूंगा, लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और NRV। ठीक, NRV कैसे निकलेगी सर, देखिए अगर मान लो मेरा WIP उस कंडीशन में है कि वो मार्केट में बिक सकता है, मार्केटेबल है, तो हम उस WIP की क्या करेंगे सर, एस्टिमेट सेलिंग प्राइस लेंगे और एस्टिमेट सेलिंग एक्सपेंसेस उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, लेकिन सर क्या होता है अगर मेरा WIP मार्केटेबल नहीं है तो उस केस में मैं क्या करूंगा, जो NRV लूंगा ना मैं फिनिश गुड्स की लूंगा और उसमें सर एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस कर दूंगा। तो उस केस में सर NRV ऑफ WIP कैसे निकलेगी, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। ठीक जी सर। अब मुद्दा था सर रॉ मटेरियल को मैं वैल्यू कैसे करूंगा। देखिए रॉ मटेरियल के वैल्यूएशन से पहले सर आपको दो बातें सीखनी पड़ेगी। बात नंबर एक, रॉ मटेरियल जो है क्या आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव उसको बेचना, नहीं सर, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रॉ मटेरियल को लेके क्या है सर, अल्टीमेट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है रॉ मटेरियल से हम क्या करेंगे, फिनिश गुड्स बनाएंगे। ठीक है, इसका मतलब सर उसकी NRV का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो फिर सर फिर हम लोग ये देखेंगे कि जो मेरे पास रॉ मटेरियल है वो तो सर फिनिश गुड्स में चला जाएगा एक दिन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नया रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा। इसलिए सर जो भी रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होता है उसके लिए दो चीजें मैटर करती है, एक कॉस्ट और दूसरा सर करंट कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक, अब हम वैल्यू कैसे करेंगे रॉ मटेरियल का, अब मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूं। पहले ये एक बार आराम से सोचिए साहब कि आपको ये बात समझ में आ गई कि जो रॉ मटेरियल है उसके वैल्यूएशन में हम लोग क्यों नहीं कंसीडर करते क्या, NRV, क्योंकि सर अल्टीमेट हम उसे क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, और जब उसे अल्टीमेट कंज्यूम करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, नया रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, इसलिए उसका जो कंपैरिजन होगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट के साथ होगा। अब एक इशू और अराइज होता है कि जो रॉ मटेरियल है उसको वैल्यू कैसे करेंगे। कहता साहब देखिए रॉ मटेरियल का जो वैल्यूएशन है उसका वैल्यूएशन सर कहने के फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसका रीजन क्या होता है कि रॉ मटेरियल अल्टीमेट सर क्या हो जाएगा, फिनिश गुड्स में जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। कहता साहब अगर फिनिश गुड्स जिसमें रॉ मटेरियल इनकॉर्पोरेट होगा, ठीक है, उसका सेलिंग प्राइस इक्वल टू और मोर देन कॉस्ट ऑफ दी सर फिनिश गुड्स है, तो आप क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को वैल्यू करेंगे एट कॉस्ट प्राइस। लेकिन अगर फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस सर जिसमें रॉ मटेरियल इनकॉर्पोरेट होगा वो लोअर देन कॉस्ट प्राइस है, तो फिर आप जो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करेंगे वो वैल्यूएशन करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक, चलिए बी पॉइंट पढ़िए, टेक 10 to 15 सेकेंड। आइए क्या लिखता है, यूएसए लिमिटेड परचेज रॉ मटेरियल एट ₹400 per kg। कंपनी डज नॉट सेल रॉ मटेरियल बट यूज इन प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, द फिनिश गुड्स इन विच रॉ मटेरियल इज यूज्ड आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट बिलो कॉस्ट। देखिए सर जिसमें रॉ मटेरियल आपका इनकॉर्पोरेट होगा सर, उस फिनिश गुड्स का जो एक्सपेक्टेड सेल है सर वो कॉस्ट से बिलो है। इसका मतलब सर हम लोग क्या करेंगे, रॉ मटेरियल का जो वैल्यूएशन करेंगे वो वैल्यूएशन करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस अपने पास कितना है 400, अब हम इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट से। ठीक,
At the end of the accounting year, company is having 10,000 kg of raw material in inventory. Okay. As the company never sell the raw material, it does not know the selling price of raw material and hence cannot calculate the realizable value of the raw material for valuation of inventory at the end of the year. However, replacement cost of raw material is 300. How will you value the inventory of raw material? सर 300 पे आप वैल्यू कर देंगे, आपका आंसर कितने से आ जाएगा सर? 300 इंटू 10,000। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपने अब एक तरीके से ऐसा जो क्वेश्चन होता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो इनका आंसर सर आपने 3 पार्ट में देना है। ये 30 लाख आ गया सर। पार्ट 1 में आप लिखेंगे एज पर द प्रोविजन ऑफ AS2, जिसमें आप नाम और नंबर तो लिखेंगे, साथ में सर प्रोविजन एक्सप्लेन करेंगे। प्रोविजन क्या एक्सप्लेन करेंगे साहब कि जो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन है वो होगा एट कॉस्ट प्राइस, अगर आपका फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस इन कंपैरिजन टू सर फिनिश गुड्स के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है या उससे ज्यादा है। ठीक, फिर आप लिखेंगे इन केस फिनिश गुड्स का जो सेलिंग प्राइस है वो फिनिश गुड्स के कॉस्ट प्राइस से एक्सपेक्टेड है कि कम है रहेगा, तो उस केस में सर आप क्या करेंगे, रॉ मटेरियल का जो वैल्यूएशन है वो करेंगे सर आप लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक सर, आपने प्रोविजन बता दिया एज पर AS2। फिर सर इन द गिवन केस में आप एक्सप्लेन करेंगे कि इन द गिवन क्वेश्चन स्पेसिफाई दैट फिनिश गुड सेलिंग प्राइस इज बिलो फिनिश गुड्स कॉस्ट प्राइस, सो इन दैट केस सर हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करेंगे एट लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक, फिर आप बताएंगे सर कॉस्ट कितनी 400, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी 300, तो वैल्यूएशन किस पे होगा 300 पे। फिर आप फाइनल आंसर लिखेंगे कंक्लूजन में 30 लाख। ठीक, आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका AS13 का है। देखिए AS13 किसके बारे में बात करता है साहब, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अपनी दो टाइप की होती है, कौन कौन से, करंट इन्वेस्टमेंट, एक परमानेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक सर, हम लोग आइडेंटिफाई जो करते हैं करंट इन्वेस्टमेंट को करते हैं, और अगर करंट इन्वेस्टमेंट आइडेंटिफाई नहीं हो पाती तो वो क्या बन जाती है, परमानेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक, करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी होगी सर, कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट सर जिसको आप इंटेंशनली हेल्ड करेंगे अप टू 12 मंथ। ठीक है, तो सर आपका वो क्या बन जाएगी, करंट इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। इसके अलावा सर इन्वेस्टमेंट कौन सी बन जाएगी, परमानेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक, करंट इन्वेस्टमेंट का सर जो वैल्यूएशन होता है वो होता है सर लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। ठीक है, या आपका फेयर वैल्यू। ठीक, परमानेंट इन्वेस्टमेंट का सर वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट में सर डिक्लाइन है परमानेंट नेचर की, तो सर आप क्या करेंगे, फिर उस डिक्लाइन का सर प्रोविजन क्रिएट करेंगे और इन्वेस्टमेंट को सर रिड्यूस वैल्यू पे सर आप वैल्यू करेंगे। ठीक है, यहां पे सर मुद्दा उठता है कि हम परमानेंट डिक्लाइन किसे माने। सर देखिए, परमानेंट डिक्लाइन के कुछ इंडिकेशन होते हैं, जैसे मान लो जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है सर वो मार्केट में जो उसकी कॉस्ट आ रही है, ठीक है, मतलब जो उसका उसकी कॉस्ट है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसका जो सेल प्राइस है उसके कॉस्ट से कम है, इसको हम कैश लॉस भी बोल देते हैं। ठीक है सर, कंपनी के पास कोई पेटेंट वगैरह था सर वो लॉस्ट हो गया, अब कंपनी सर उस कैपेसिटी से काम नहीं कर पाएगी, या उसके पास सर कॉपीराइट वगैरह था वो लॉस्ट हो गया। ठीक, आई मीन टू से सर जहां पे जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है ऐसे इंडिकेशन मिल जाते हैं कि अब इसका शेयर सर अब उठ ही नहीं पाएगा साहब, तो वो आपके लिए क्या होगा, परमानेंट डिक्लाइन होगा। ठीक है, अगर परमानेंट डिक्लाइन होगा सर आप क्या करेंगे, प्रोविजन क्रिएट करेंगे, उस प्रोविजन को कहां चार्ज करेंगे, P&L अकाउंट में। ठीक सर, इन्वेस्टमेंट करंट और परमानेंट होती है, लेकिन कभी कभी सर क्या होता है कि हमने इनिशियली इन्वेस्टमेंट को सर मान लो करंट क्लासीफाई किया था, परमानेंट क्लासीफाई किया था, लेकिन बाद में सर क्या हुआ, हमारी इंटेंशन चेंज होगी, तो उसको हम बोलते हैं रीक्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं, रीक्लासिफिकेशन। रीक्लासिफिकेशन की अकाउंटिंग के लिए सर AS13 का पैरा 23 और 24 काम करता है। पैरा 23 ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट थी जिसको सर आपने पहले लॉन्ग टर्म रखा था, अब आपने सर रिक्लासिफाई कर दिया एज ए करंट। ठीक है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कौन सी थी, परमानेंट इन्वेस्टमेंट थी, अब आपने रिक्लासिफाई कर दिया उसको करंट इन्वेस्टमेंट, तो हम उसे सर रिक्लासिफिकेशन के डेट पे वैल्यू करेंगे एट कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू को बोलते हैं, विच एवर इज लोअर। ठीक है, चलिए अगर करंट इन्वेस्टमेंट के लिए, ये पैरा 23 है, पैरा 24, अगर करंट इन्वेस्टमेंट को आपने परमानेंट इन्वेस्टमेंट में रिक्लासिफाई किया तो हम इसे रिक्लासिफाई करते हैं साहब ऑन रेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन, सर जो भी आपकी फेयर वैल्यू रहेगी और जो कॉस्ट प्राइस रहेगी विच एवरेज लोअर। ठीक, चलिए अब आप क्वेश्चन पढ़िए बेटा, सी एंड टेक 15 सेकेंड। देखिए क्या लिखता है, हाउ यू विल डील द फॉलोइंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द Preeti Electronic Limited as on 31st March 22 with reference to AS13. P Electronic Limited invested in the share of another unlisted company on 1st May 18 at a cost of 3 लाख। ये सर ध्यान देना, जो डेट दे रखी है 1 मई 18 सर आपने ये शेयर खरीदी थी, और आज सर 31 मार्च 22 है, तो ये मोर देन 12 मंथ हो गया, तो आपके लिए क्या बन गई, परमानेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज 3 लाख विद द इंटेंशन ऑफ होल्डिंग मोर देन 1 ईयर। ठीक, The published account of unlisted company received in January 22 reveal that the company has incurred cash losses। ठीक है सर, जनवरी में सर उसका रिजल्ट आया और कैश लॉसेज हो गया। कैश लॉसेज परमानेंट डिक्लाइन का इंडिकेशन होता है। डिक्लाइन इन द मार्केट शेयर एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ पी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड मे नॉट फैच मोर देन 45,000। तो सर आप क्या बोलेंगे, आप सर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को
डिफाइन करेंगे, फिर आप बताएंगे सर परमानेंट और करंट इन्वेस्टमेंट होती है, फिर आप बताएंगे सर अगर इन्वेस्टमेंट परमानेंट इन्वेस्टमेंट है तो सर आप उसे हमेशा वैल्यू करेंगे कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन अगर डिक्लाइन है सर इन द नेचर अदर देन टेम्परेरी, मतलब परमानेंट डिक्लाइन है तो आप उसे वैल्यू करेंगे सर जो भी आपका रिड्यूस प्राइस है, और जो डिफरेंस है सर आपका उसको आप क्या करेंगे एज ए प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सर 255 का प्रोविजन चार्ज करेंगे और उसे पेनल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ठीक है, प्रोविजन क्रेडिटर के पेनल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ठीक, चलिए पहले का आंसर सर ये देखिए आपका 255 पेनल अकाउंट में चला गया। ये सारी बातें सर जो मैंने आपको बताई वो लिखी हुई है। आइए सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। ऑल्सो पी लिमिटेड हैज करंट इन्वेस्टमेंट एक्स लिमिटेड शेयर परचेज फॉर रुपीज 5 लाख। सर पी ने क्या किया है, एक्स कंपनी के 5 लाख के शेयर परचेज किए और उसे क्लासिफाई कर दिया एज ए करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसका मतलब इंटेंशनली वो उसे सर अप टू 12 मंथ हेल्ड करेगा। ठीक, विच द कंपनी वांट टू रिक्लासिफाई एज लॉन्ग टर्म, लेकिन सर उसने फैसला किया कि वो उसे क्या करेगा, रिक्लासिफाई कर देगा एज ए लॉन्ग टर्म। अगर आप करंट इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रिक्लासिफाई करते हैं तो सर पैरा 24 लगेगा एएस 13 का, और पैरा 24 ये कहता है साहब कि आप रिक्लासिफिकेशन डेट पे क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू, ठीक, या मार्केट वैल्यू। एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो भी आपका न्यू कैरिंग अमाउंट आएगा, न्यू वैल्यू आएगी, अगर वो इन कंपेरिजन टू ओल्ड वैल्यू डिफरेंट है साहब तो उतना अमाउंट कहां लेके जाएंगे, पेंडल अकाउंट में। ठीक, द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट वाज 2.5 लाख। ओके, इसका मतलब सर देखिए आपकी कॉस्ट 5 लाख है और आपका जो मार्केट वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन सर कितने से, 2.5 लाख से, तो आप क्या करेंगे, इसी रीवैल्यू करेंगे 2.5 लाख पे, और जो डिफरेंस है बिटवीन 5 लाख एंड 2.5 लाख उसे आप सर क्या करेंगे, पेनल अकाउंट में चार्ज करेंगे। ठीक है, आइए 2.5 लाख सर आप पेनल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका एएस 16 का। एएस 16 ये कहता है साहब कि अगर आप कोई भी बोरिंग कॉस्ट इनकर करते हैं इन रिलेशन टू क्वालिफाई एसेट तो आप क्या करेंगे, उस बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे, और अगर आप बोरिंग कॉस्ट इनकर करते हैं अदर देन ऑन क्वालिफाई एसेट तो उसे आप कहां लेके जाएंगे सर, उसे हम लोग पीएनएल अकाउंट में लेके जाएंगे। ठीक है सर, आगे सर एएस 16 ये कहता है कि जो बोरिंग है वो दो टाइप के होते हैं, एक स्पेसिफिक बोरिंग, एक जनरल बोरिंग। ठीक, हम हमेशा जनरल बोरिंग का सर वेटेड एवरेज रेट निकालते हैं, लेकिन अगर हमारी स्पेसिफिक बोरिंग है तो सर हम लोग क्या करते हैं, जो भी बोरिंग कॉस्ट है उसमें से अगर हमने क्या किया है, उस बोरिंग अमाउंट को कहीं टेम्परेरी इन्वेस्ट कर दिया तो सर उस इन्वेस्टमेंट की इनकम को हम क्या करते हैं, माइनस करके सर जो नेट अपनी कॉस्ट आती है उसको बोरिंग कॉस्ट कंसिडर करते हैं। ठीक, चलिए पढ़िए सर डी पॉइंट, टेक 10 to 15 सेकंड, फिर मिलकर करते हैं। चलिए बेटा क्या लिखता है, सुहाना लिमिटेड issued 12% सिक्योर डिवेंचर ऑफ 100 लाख ऑन 1 मई 21 टू बी यूटिलाइज्ड एज अंडर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, वर्किंग कैपिटल। इन मार्च 22 कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड एंड मशीनरी वाज इंस्टॉल्ड एंड रेडी फॉर इट इंटेंडेड यूज। देखिए सर यहाँ पे अगर आप देखें तो मशीनरी का फैक्ट्री बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो सर ये तो आपके लिए क्या बन जाएगा, क्वालिफाई एसेट, और ये नॉन क्वालिफाई एसेट, और वर्किंग कैपिटल हमेशा नॉन क्वालिफाई होता ही है। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड was rupees 11 lakh. During the year 21-22, the company had invested idle fund out of the money raised from debenture in bank FD and has earned an interest of 2 lakh. ठीक, explain the treatment of interest under AS 16 and also explain nature of asset। देखिए सर आप इसमें एक तो ये बताएंगे साहब कि जो भी आपका क्वालिफाई एसेट होती है आप उसे क्या करेंगे सर, अगर उससे रिलेटेड कोई भी आपकी बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड है तो आप उसे सर कैपिटलाइज कर देंगे, और अदर देन ऑन क्वालिफाई एसेट सर जो भी बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड है उसे आप पेनल अकाउंट में लेके जाएंगे। ठीक है, फिर आप क्वालिफाई एसेट की डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। ठीक, फिर आप बताएंगे सर इन द गिवन क्वेश्चन जो कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग क्वालिफाई एसेट है और ये दोनों सर आपकी क्या है, नॉन क्वालिफाई है। इसके बाद सर आप क्या कहेंगे कि जो बोरिंग होती है दो टाइप की होती है, एक स्पेसिफिक बोरिंग, एक जनरल बोरिंग। जनरल बोरिंग का सर वेटेड एवरेज रेट निकलता है, स्पेसिफिक बोरिंग की हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट है उसे कंसीडर करते हैं पहले तो। अब यहाँ देखिए सर आपका 100 लाख है, हाँ जी 12% है, और कितने महीने के लिए सर है ये महीने के लिए मैं क्यों पूछ रहा हूँ, बड़े ध्यान से इस बात को सुनना साहब। जितना टाइम पीरियड सर आप बोरोइंग को यूज करेंगे क्वालिफाई एसेट से, ठीक है, उतने टाइम पीरियड को सर हम लोग क्या करेंगे, क्वालिफाई एसेट के ऊपर इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, असेट अगर एक बार गेट टू रेडी टू यूज होगी साहब, ठीक, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो भी बोरोइंग कॉस्ट है सर उसे हम पीएनएल अकाउंट में चार्ज करेंगे। ठीक है, तो मई में सर आपने लोन लिया और असेट सर कब जाके कंप्लीट हुई है, 31 मार्च को, क्योंकि मार्च 22 दे रखा सर और डेट दे रखी कि कब जाके कंप्लीट होता है, हम 31 मार्च ही मानेंगे। ठीक, तो यहाँ पे सर आपका 11 मंथ का इंटरेस्ट आ गया, हाँ जी सर, तो ये 11 लाख आ गया। ठीक, और इसके ऊपर से जो टेम्परेरी इनकम आई हो कितनी है आपकी, 2 लाख है, तो 9 लाख की सर आपकी बोरिंग कॉस्ट आ गई। आइए अब हम क्या करेंगे सर, जो 9 लाख की बोरिंग कॉस्ट है उसे सर एलोकेट कर देंगे इस रेशो में, क्योंकि ये लोन का अमाउंट सर आपने ऐसे ऐसे यूज किया था, ये आ गया 60, मतलब ये 60 आ गया और 40 100 आ गया साहब। ठीक है, तो 40 डिवाइड बाई 100 3.6 ये आप कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक है सर, 35.100 .
3.15 आप कहाँ लेके जाएंगे सर? पी एंड एल अकाउंट में। और 2.25 आप कहाँ लेके जाएंगे? पी एंड एल अकाउंट। चले, हाँ जी सर आइए। 2.25, 3.15, 3.6, ठीक। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन्वेस्टमेंट का है। ये इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर का है, ठीक। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी बात बताना चाहता हूँ। जब भी आप इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर करते हैं तो सबसे पहले सर आपको जो मेन फोकस करना होता है वो करना होता है एक्रूड इंटरेस्ट के ऊपर। एक्रूड इंटरेस्ट के ऊपर सर आपको फोकस करना होता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रियल में पे होता है वो सर ड्यू डेट पे होता है। लेकिन सर हम लोग क्या करते हैं, एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, इसलिए ड्यू डेट से लेके और जिस डेट पे ट्रांजेक्शन होती है उसका इंटरेस्ट अलग से निकालते हैं। या अगर मेरा ईयर एंड और ड्यू डेट अलग है तो सर ड्यू डेट से लेके ईयर एंड तक का इंटरेस्ट अलग निकलेगा। देखिए बात समझना साहब ध्यान से। मान लो एक कंपनी है, ठीक है, मैंने उसके डिवेंचर ले रखे हैं। कंपनी मेरे को जो ब्याज देती है, इंटरेस्ट पे करती है, 30 जून और 31 दिसंबर को पे करती है। आपने मेरे से सर क्या किया, 1 अगस्त को डिवेंचर खरीद लिया, ठीक। अब 31 दिसंबर का इंटरेस्ट किसको मिलेगा? आपको, क्योंकि आपका नाम सर रजिस्टर में होगा। लेकिन सर जुलाई में उसे मैंने होल्ड किया है। आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा 30 जून से लेकर सर 31 दिसंबर तक 6 मंथ का मिलेगा। लेकिन सर 1 महीना मैंने इसे होल्ड किया क्योंकि मैंने 1 अगस्त को आपको बेच दिया है। और आपका सर जो एलिजिबल राइट है उसके ऊपर वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने का, ठीक है। लेकिन सर लीगल प्रोसीजर क्या है, क्योंकि आपका नाम लिखा हुआ है वहां पे, तो कंपनी क्या करेगी, 6 महीने का इंटरेस्ट आपको पे कर देगी। इसलिए सर मैं आपसे 1 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर लूंगा, ठीक है। चलिए, तो एक्रूड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा सर? ड्यू डेट से लेकर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तक। सर एक कंसेप्ट हो रहा था कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट। देखिए जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर करते हैं और उस केस में सर आप हमेशा क्या करेंगे, इंटरेस्ट का अमाउंट सर कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने सर इन्वेस्टमेंट परचेज की है तो सर आप उसे पे करेंगे, और इन्वेस्टमेंट अगर आपने बेची है तो सर आप उसे क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे, रिसीव करेंगे, ठीक। लेकिन कोई भी सिचुएशन हो सर, कोई भी सिचुएशन हो, आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है, या इंटरेस्ट तो रिसीव करना ही करना है। अब मुझे ये होता है सर कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का क्या रोल है। देखिए अगर ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट है, इसका मतलब सर क्या है कि ट्रांजैक्शन के अंदर आपको इंटरेस्ट का अमाउंट भी दे रखा था, आप इंटरेस्ट अमाउंट माइनस कर देंगे। अगर एक्स इंटरेस्ट है सर आप क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसे अलग से माइनस नहीं करेंगे। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना, कई बच्चे ना क्या करते हैं, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट में ना इंटरेस्ट को बोल देते कि यार आएगा नहीं आएगा। इंटरेस्ट हमेशा आएगा। कम मतलब आपने इंटरेस्ट के साथ सर क्या की, ट्रांजेक्शन की है। आप ऐसे समझिए, आपको आपके घर वालों ने भेजा कि बेटा जा, एक काम कर, मार्केट में जा और एक कॉपी पेन ले आ। आपने एक कॉपी खरीदी 140 की और 10 का पेन खरीदा, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे? देखिए बोलने की दो बात, बोलने के लिए सिर्फ दो वे हो सकते हैं। आप बोलेंगे मैं 10 का पेन लेके आया हूं और 140 की कॉपी लेके आया हूं। आप ऐसा बोल सकते हैं मैं 10 का पेन लेके आया हूं और कॉपी और पेन 150 का लेके आया हूं, तो कॉपी कितने की बनेगी, 150 माइनस 10। चले, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता साहब कि आपकी जो ट्रांजेक्शन वो कम इंटरेस्ट है एक्स इंटरेस्ट है, हम हमेशा क्या मान के चलेंगे साहब, एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन को मान के चलेंगे। एक बड़ी प्यारी सी बात और आती है साहब कि अगर आप ड्यू डेट पर ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें पहले इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट करना चाहिए या ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट करना चाहिए। देखिए साहब, अगर ड्यू डेट पे आप इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं तो इसका मतलब अल्टीमेट इंटरेस्ट किसको मिलेगा, उस पार्टी को मिलेगा। अब आपकी मर्जी साहब, अगर आप ट्रांजेक्शन पहले कर लेते हैं, अब बात समझ लो बेटा, अगर आप ट्रांजेक्शन पहले कर लेते हैं, ठीक है, तो आप इंटरेस्ट उसको पे कर देंगे, कंपनी से आप रिसीव कर लेंगे। और अगर मान लो आप क्या करते साहब, इंटरेस्ट की ट्रांजेक्शन पहले कर देते हैं, तो उस केस में सर आप क्या करेंगे, जो ट्रांजेक्शन है उसमें इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि कंपनी उसको इंटरेस्ट पे कर देगी। सेम सर अगर मैं सेल की बात करूं तो इंटरेस्ट के ऊपर आपका राइट होता है, तो आपके पास दो वे है। अगर आप पहले ट्रांजेक्शन कर देते हैं तो आपने क्या करना साहब, जो इंटरेस्ट है वो ट्रांजेक्शन में ले लेना और कंपनी से इंटरेस्ट बैलेंस पे ले लेना, ठीक। अगर आप ट्रांजेक्शन बाद में करते हैं तो सर आप पूरा इंटरेस्ट पहले ले लो और जो ट्रांजेक्शन है उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट मतलब, ठीक। अब सर हमें क्या करना चाहिए, देखिए बेटा इसके लिए ना मैं हमेशा एक एडवाइस करता हूं बच्चों को कि अगर ट्रांजेक्शन एक्स इंटरेस्ट है तो पहले इंटरेस्ट को निपटा दो, फिर ट्रांजेक्शन कर लो। लेकिन अगर ट्रांजेक्शन कम इंटरेस्ट है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा सर, उस ट्रांजेक्शन प्राइस में से वो इंटरेस्ट का अमाउंट भी घटाना पड़ेगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे सर, उस केस में बेटर ये रहता है कि पहले आप क्या करो सर, पहले आप ट्रांजेक्शन कर लो और फिर आप क्या करो सर, इंटरेस्ट को कंसिडर कर लो। पहले क्या करो, ट्रांजेक्शन कर लो और फिर क्या करो सर, इंटरेस्ट को कंसिडर कर लो, ठीक है। क्योंकि आप अगर पहले ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, उसमें इंटरेस्ट का इंपैक्ट भी लेना पड़ेगा, ठीक। बाकी बेटा बेटा ये सारी बातें मैं आपको क्वेश्चन में बताता हूँ। आइए क्वेश्चन 2 का ए करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन सर हमेशा याद रखना, अगर आपको एग्जाम में ठीक करके आने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम से ना क्वेश्चन के ऊपर कंट्रोल आता है। मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपर सोल्व कराऊंगा साहब, ठीक है। डायग्राम भी समझाऊंगा कि देखिए डायग्राम का क्या रोल है। आप 10-20 सेकंड लेके खुद पढ़िए एक बार क्वेश्चन, फिर हम मिलकर करते हैं। और इंस्टीट्यूट ने एक छोटी सी गलती कर रखी इसके सोल्यूशन में, वो लास्ट में कर रखी है, उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा।
जब तक मैं ना बताऊं कि ये गलती कर रखी है सर, तब तक मतलब गलती नहीं है, तब तक सर आप इसे एज यूजुअल करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम क्वेश्चन करने बैठ रहे हो और आप हर चीज में गलती ढूंढने की कोशिश करें। एक छोटी सी मिस्टेक है सर, वो लास्ट में कर रखी, ठीक। आइए मिलकर पढ़ते हैं। गोपाल होल्ड 2000 15% डिवेंचर ऑफ 100 ईच इन रीतु इंडस्ट्री लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2021 एट ए कॉस्ट ऑफ ₹2,10,000। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना साहब, यहाँ पे होल्ड लिखा है, इसका ना ये ओपनिंग बैलेंस है, तो टू बैलेंस भी दिया आएगा। अभी मैं क्या करूंगा सर, मैं इस क्वेश्चन का प्रॉपर डायग्राम बनवाऊंगा और फिर डायग्राम से ही हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। एग्जाम के अंदर सर हमें डायग्राम बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए सर। कहाँ पे बेटा, वर्किंग नोट में बना सकते हैं आप ना। सर इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर में आप सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम लोग ना एक तो ये देखेंगे हम अकाउंटिंग ईयर कौन सा फॉलो कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं और 1 अप्रैल 2021 को सर आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है और 31 मार्च सर 2022 को आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। इतना ही नहीं। सेकंड सर आप क्या करेंगे सर, सेकंड आप ड्यू डेट लिखेंगे, क्योंकि सर देखिए सारा का सारा चैप्टर सर ये मतलब इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर का जो पार्ट है वो टोटली सर इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे आती है, ठीक है। तो ड्यू डेट का सर बड़ा रोल है, तो यहाँ पे अगर आप ड्यू डेट देखेंगे तो सर उसने 30 जून और 31 दिसंबर दे दी है। इसके बाद सर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है और ये कितने परसेंट डिवेंचर है सर, 15% डिवेंचर है। कितना है ओपनिंग बैलेंस सर, वन नहीं 2000 है ना, 100 का एक है तो 2 लाख का, उसकी कॉस्ट कितनी है 210 है। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, इसलिए हम यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर का अकाउंट बनाते हैं उसको 5 कॉलम में बनाते हैं। पहला आएगा डेट, दूसरा आएगा सर पर्टिकुलर्स, उसके बाद सर फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू आएगा, ठीक है, क्योंकि हम नॉमिनल वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट आएगा सर, उसके बाद क्या आएगा आपका कॉस्ट आ जाएगा, मतलब अमाउंट का कॉलम आ जाएगा, ठीक है जी सर। चलिए, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर ईच ईयर ऑन 1 मई 2021। ये देखिए सर डायग्राम करो, और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, डायग्राम में ना आप एक काम और कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं कि जो परचेज है वो आपने बिलो द लाइन लिखनी है और सेल अप द लाइन लिखनी है। उससे क्या होगा सर, आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगी। ये आपका अपनी कॉल है कि आप सर अप द लाइन परचेज लिखना चाहो तो ऐसा कर सकते हैं, और डाउन द लाइन सर आप सेल लिखना चाहो तो वो कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने अप लाइन और डाउन लाइन वाली बात बताई बेटा, ये आपके लिए नई हो सकती है, इसलिए आप जरूर कॉपी पेन लेके बैठा करें और उसमें नोट भी कर लें, ठीक है। हाँ जी सर, 1 मई को देखिए 1000 डिवेंचर आर परचेस्ड कम इंटरेस्ट एट 1,07,000। ओके, 1 मई को यहां परचेज किए हैं कितने, 1 लाख के 17 पे कम इंटरेस्ट। लो जी, अभी मैं कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करा रहा, सिर्फ डायग्राम पे चीजें लिख रहा हूं। मैं फिर से इस क्वेश्चन को कराऊंगा साहब, ठीक है। फिर से कराने का मतलब क्या है, मैं डायग्राम को रेफर करके सर इस क्वेश्चन को प्रॉपर सोल्व कराऊंगा आपको, ठीक। हाँ जी सर, आगे देखिए। ऑन November 1st 1200 डिवेंचर आर सोल्ड एक्स इंटरेस्ट एट 114,600। ओके, November 1st को यहाँ पे है, मई थी ना ये, एक सेकंड। हाँ जी, 1 नवंबर को आपने क्या किया सर, सेल कर दिया। कितने सेल किए हैं सर, हमने 1200 के, मतलब नॉमिनल वैल्यू की बात करें तो 120। कितनी वैल्यू पे सर, ये हमने 114,600 पे सेल कर दिया, और ये एक्स इंटरेस्ट है। 30 नवंबर को सर क्या हुआ, 800 डिवेंचर आर परचेज एक्स इंटरेस्ट एट ₹76,800। ओके, 30 नवंबर को यहां पे आ जाएगा 30 नवंबर। 30 नवंबर एक बार परचेज या सेल एक बार देखिए, उसका डेट डालेंगे सर। सर आपने परचेज कर दी, अब हम क्या करें सर, परचेज यहाँ लिख रहे हैं ना, हाँ जी सर, लो जी 30 नवंबर को परचेज कर दिए 80,000 के। हाँ जी सर, कितने पे, 76,800 पे। और ये एक्स इंटरेस्ट है कम इंटरेस्ट है सर, ये एक्स इंटरेस्ट है। ये देखिए सर, ऑन 31 दिसंबर ड्यू डेट को सर आपने क्या किया, सेल कर दिया सर 800 डिवेंचर, किस पे, कम इंटरेस्ट पे। ओके, लो जी 800 मतलब 80,000 के सेल कर दिए, कितने पे सर, आपने सेल किए सर इसको
110 पे, और ये कैसे सेल किया सर आपने, कम इंटरेस्ट। ठीक है, चलें, हाँ जी सर आइए। You are required to prepare the investment account showing value of holding on 31st March 22 एट कोस्ट यूजिंग FIFO मेथड। सर इसका मतलब हम लोग यहाँ पे कैसे वैल्यू करेंगे क्वेश्चन में, सर एट कोस्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन एट कोस्ट स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, और मेथड कौन सा फॉलो करेंगे, FIFO। आइए सबसे पहले सर, अब ये मेरा डायग्राम पे पूरा क्वेश्चन है। अब जो मैंने लास्ट टाइम ब्याज पे किया होगा वो कब पे किया होगा सर, वो आपने पे किया होगा 31 दिसंबर। मतलब मैं बोल सकता हूँ साहब, जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस कंपनी ने ब्याज कब पे किया होगा, 31 दिसंबर को। तो मैंने 31 मार्च को सर क्या ब्याज को रिसीव किया होगा, नहीं। मैं एज ए इन्वेस्टर अगर बात करूँ तो नहीं। मेरा लास्ट इंटरेस्ट जो है मेरे को कब मिला होगा सर, 31 दिसंबर को। लेकिन सर मैंने एक्चुअल कंसेप्ट के हिसाब से क्या किया होगा, 3 मंथ का, जनवरी फरवरी मार्च का एक्चुअल इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लिया। तो ओपनिंग बैलेंस कितने से आएगा सर मेरा, 2 लाख से 210 से, और जो इंटरेस्ट आएगा 2 लाख इंटू 15% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 7500 से। तो टू बैलेंस बीडी आ जाएगा साहब। 2 लाख की नॉमिनल वैल्यू है, 7500 का इंटरेस्ट है, 210 की कॉस्ट है। आइए सर, 1 मई को मैंने क्या किया, 1,07,000 के 1 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर परचेज की, और ये कम इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले सर मेरे को क्या करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रांजैक्शन की कम इंटरेस्ट है एक्स इंटरेस्ट है, पहले तो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा। और ये इंटरेस्ट कितने अमाउंट, कितने मंथ का पे करूंगा सर, जिससे मैं ये इन्वेस्टमेंट परचेज करूंगा, जिस व्यक्ति से मैं ये डिबेंचर परचेज करूंगा, उसको लास्ट टाइम ब्याज कब मिला होगा सर, लास्ट ड्यू डेट पे। और लास्ट ड्यू डेट कब की रही होगी सर, 31 दिसंबर की। तो दिसंबर तक का ब्याज उसे रिसीव हो चुका होगा, हाँ जी। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 मंथ का इंटरेस्ट सर उसको मिलना था, लेकिन अब वो मेरे को मिल जाएगा ड्यू डेट पे 30 जून को। तो मैं 4 मंथ का इंटरेस्ट उसको पे करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा सर, 1 लाख, बिल्कुल ठीक है सर, इंटू 15%, बिल्कुल ठीक है सर, इंटू 4 डिवाइड बाई 12, 5,000 का इंटरेस्ट आ गया। और ये जो ट्रांजेक्शन है सर, ये कम इंटरेस्ट है, तो क्या हो जाएगा सर, 1,02,000 से मैं से रिकॉर्ड कर लूंगा। तो फर्स्ट मैं कमेंट्री डालूंगा सर, टू बैंक अकाउंट, 1 लाख की नॉमिनल वैल्यू, 5,000 का इंटरेस्ट, और 1,02,000 की सर क्या आएगी, कॉस्ट आएगी। ठीक, आगे चलते हैं। अब डायग्राम से देखिए सर कितनी क्लैरिटी आ गई आपको ना। कई बच्चे यहाँ पे पता क्या गलती करते हैं, और वो कमेंट बॉक्स में बताना, प्लीज बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या आपने ये गलती की थी। कई बच्चे यहां से लेके यहां तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। भैया ये अपने आप में सिक्योरिटी अलग है और ये सिक्योरिटी अलग है। ये आपके पास थी सर, ये आपने किसी और बंदे से परचेज की, तो जिस बंदे से परचेज की थी उसको लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला होगा, 31 दिसंबर को मिला होगा। ठीक है, चलिए 30 जून आ गई सर, हाँ जी। अब मेरे पास होल्डिंग कितनी है, 2 लाख प्लस 1 लाख, 3 लाख है। 3 लाख पे 15% सर 6 मंथ का इंटरेस्ट मैं रिसीव कर लूंगा बाई बैंक अकाउंट, 22,500। आगे बढ़े जी सर, बिल्कुल बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद सर देखिए 1 नवंबर को क्या घटना घटी है, मैंने सर 120 के डिवेंचर 114,600 पे बेच दिए एक्स इंटरेस्ट। इसका मतलब सर अब इंटरेस्ट किसको मिलेगा सर, जो इसका होल्डर होगा। मैं तो होऊंगा नहीं, लेकिन मैंने इसे होल्ड कर रखा कब से लेकर सर, 30 जून के बाद तक, क्योंकि 30 जून तक इंटरेस्ट मेरे को मिल चुका है। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 मंथ का इंटरेस्ट सर मैं उस पार्टी जिसको मैं बेच रहा हूं उससे रिसीव कर लूंगा। तो 120 इंटू 15%, 4 मंथ का 6,000 आ गया सर। तो ये देखिए सर 6,000 में उससे इंटरेस्ट रिसीव कर लूंगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन एक्स इंटरेस्ट है, इसलिए सर क्या आ जाएगा, 114,600 ही आ जाएगा। फिर से मेरी बात सुना साहब, ट्रांजैक्शन एक्स इंटरेस्ट है, इसका मतलब सर क्या है, ये जो अमाउंट है इसमें सिर्फ सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है। आई मीन टू से सर इसमें डिवेंचर की वैल्यू है, इसके अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं है क्योंकि एक्स इंटरेस्ट। ठीक, अब 114,600 का मैंने बेच दिया, मेरी कॉस्ट क्या आएगी सर, कॉस्ट के लिए मेरे को ये देखना पड़ेगा मैं मेथड कौन सा फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सर मेथड वो कह रहा है FIFO मेथड फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं FIFO मेथड फॉलो कर रहा हूं तो मैंने इसको किस में से बेचा होगा, 1 मिनट के लिए आइए। FIFO मेथड तो मैंने सर सबसे पहले वाला बेचा होगा, और पहले वाला सर कौन सा है, ये देखिए सर 2 लाख में से मैंने क्या किया होगा, 120 का सेल कर दिया होगा। अब 210 जो कॉस्ट है, ये कितने की कॉस्ट है सर, 2 लाख की। तो 120 की कॉस्ट कितनी आएगी सर, 120 कॉस्ट आएगी 126। तो सर जो मेरी कॉस्ट है वो कितनी से, 126। तो सर 11,400 आएगा अपना लॉस ऑन से, क्या आएगा, लॉस ऑन से। चलिए ये आ गया लॉस ऑन से। ठीक, P&L अकाउंट में आगे बढ़े, हाँ जी सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए सर आपने 30 नवंबर को 80,000 के क्या किए, इन्वेस्टमेंट फिर से परचेज कर ली, कितने पे, 76,800 पे एक्स इंटरेस्ट है। ट्रांजेक्शन चाहे मेरी कैसे हो, एक्स इंटरेस्ट हो या कम इंटरेस्ट हो, मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना पड़ेगा। और ये इंटरेस्ट का अमाउंट सर मैं उस पार्टी से, जिस पार्टी से मैंने इसको परचेज किया उस पार्टी को मैं पे करूंगा। ठीक है जी सर, तो 80,000 इंटू 15% इंटू 5 डिवाइड बाई 12,
5000 का इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, एक्स इंटरेस्ट है तो ये वैल्यू सेम आ जाएगी 80,000, 5,000, 76,800, ठीक। चलिए अब इसके बाद सर देखिए 31 दिसंबर आ गई है। अब 31 दिसंबर को सर दो ट्रांजेक्शन है, एक तो मेरे को इंटरेस्ट रिसीव करना है और एक सर मेरे को क्या करना है सर, इसको बेचना है। अब आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, मैं इसके दोनों अल्टरनेटिव कराऊंगा आपको, पहले वो अल्टरनेटिव कराऊंगा जो आपको करना चाहिए, दूसरा फिर हम आपको लॉजिक के साथ साथ दूसरा अल्टरनेटिव भी कराऊंगा, ठीक है। चलिए यहां पे देखते हैं सर, देखिए मेरे पास ना 2 लाख की इन्वेस्टमेंट ये थी, 1 की मैंने ये परचेज की, कितनी होगी 3 लाख, 120 की मैंने बेच दी, कितनी बच गई सर 180 बच गई, बिल्कुल ठीक है। और 80,000 की फिर उससे मैंने परचेज कर ली, तो कितनी आ गई सर 260 आ गई। तो 260 के ऊपर सर कायदे से मेरे को इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए। 260 में सर मैंने क्या किया 80,000 की इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो मैं पहले 80 का हिसाब कर लेता हूं क्योंकि मैंने इसको कम इंटरेस्ट बेचा, ठीक है। तो बैलेंस 180 का इंटरेस्ट फिर मैं क्या करूंगा सर अलग से रिसीव कर लूंगा, ठीक है जी सर। चलिए अब 80,000 के ऊपर सर आपका 6 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो है सर 6,000, तो 6,000 का इंटरेस्ट मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, तो सर ये मैंने कितने का बेच दिया 1,04,000 का। चलिए कम इंटरेस्ट होने की वजह से सर मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी। उसका रीजन क्या है कि मैं इंटरेस्ट जो है वो डायरेक्ट कंपनी से ना लेके उस पार्टी से लूंगा और वो पार्टी फिर कंपनी से इंटरेस्ट ले लेगी, ठीक है। तो यहां पे सर आएगा अपना 80,000, 6,000, 1,04,000, ठीक। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस मेरी कितनी है 1,04,000, ठीक है। कॉस्ट कितनी है सर, अब ये 80,000 फीफो के हिसाब से सर इसमें से बिका होगा क्योंकि 80,000 यहाँ बचा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा सर 210 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 80,000, तो 80,000 की कॉस्ट निकालूंगा तो 84,000 कॉस्ट आ गई, तो सर मेरे को 20,000 का प्रॉफिट हो गया। ये देखिए 20,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक। इतना ही नहीं सर, जो अपना बैलेंस 180 है उस पर मैं 6 मंथ का क्या करूंगा इंटरेस्ट रिसीव कर लूंगा सर 13,500 से, ये देखिए बाई बैंक अकाउंट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, अल्टरनेटिव सर ये हो सकता है, देखिए 260 इंटू 7.5% की 15% लिख देते हैं, ठीक। 19,500 मेरे को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो मैं पहले क्या करूंगा 19,500 का इंटरेस्ट ले लूंगा। फिर सर मैं एक वर्किंग और करूंगा कि 80,000 की इन्वेस्टमेंट मैंने 120 की बेची, जिसमें से सर 6,000 का इंटरेस्ट एडजस्ट कर लूंगा, तो 1,04,000 आ जाएगा और यहाँ पे जीरो आ जाएगा। सर आप ऐसे भी कर सकते हैं। सर ऐसे अगर आप करेंगे तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना कि इस ट्रांजेक्शन में से आपको क्या करना पड़ेगा, ये 110 था या 120 था, 110 था, तो आपको इस ट्रांजेक्शन में से क्या करना पड़ेगा इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, अगर आपको ड्यू डेट पे ट्रांजैक्शन दे रखी है और ट्रांजैक्शन आपकी कम इंटरेस्ट है तो मैं हमेशा प्रायोरिटी देता हूं कि पहले ट्रांजैक्शन कीजिए, बैलेंस के ऊपर फिर इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट कर दीजिए, ठीक। लेकिन अगर सर आपकी एक्स इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन है तो बेटर रहेगा सर आप पहले इंटरेस्ट लीजिए और फिर सर क्या कीजिए फिर ट्रांजैक्शन कर लीजिए, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट का इंपैक्ट लेना ही नहीं आपने, ठीक। चले हाँ जी, अब सर इसके बाद डायग्राम पे आते हैं। अब सर अपना क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अब क्लोजिंग बैलेंस सर देखिए अपने पास कितनी इन्वेस्टमेंट बची हुई है सर यहाँ पे सर 180 की। अब 180 सर कौन कौन सी बची होगी सर 1 लाख ये और 80,000 ये, 1 लाख की कॉस्ट 1,2 है और इसकी कॉस्ट सर 76,800 है, तो अपनी जो कॉस्ट आएगी 178,800 आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है सर। और एक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा, बट इन्होंने गलती क्या की यहाँ पे ना बैंक कर दिया, ये जो 6,750 है एक्रूड इंटरेस्ट में आ जाएगा बाई बैलेंस शीट के अंदर। प्लीज एक बार इसको ठीक कर लीजिए, 180 इंटू 15%, ठीक है सर हाँ जी, इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 6,750। टेक 10 सेकेंड, जल्दी से इसको ठीक कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इंश्योरेंस क्लेम का क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक दे रखा। देखिए क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक में हमें क्या निकालना होता है, सब एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक निकालना होता है, ठीक है। एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक निकलता सब वैल्यू स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर माइनस सैल्वेज वैल्यू, ठीक। वैल्यू स्टॉक कैसे निकलता साहब, जिस दिन आग लगी, ठीक है, हम उस दिन वैल्यू स्टॉक निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा साहब, उससे पहले सर जो भी अपना अकाउंटिंग स्टार्ट होगा उस डेट पे अपने को स्टॉक दे रखा होगा, उस स्टॉक में मैं क्या करूंगा परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऐड कर दूंगा और सर माइनस कर दूंगा कॉस्ट ऑफ सेल। अब कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करने के लिए बेसिकली मैं क्या करता हूँ सर सेल का इंपैक्ट ले लेता हूँ, उसके अगेंस्ट जीपी का इंपैक्ट ले लेता हूँ, ठीक। इसके लिए सर मेरे को क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के लिए जीपी का इंपैक्ट लेना पड़ेगा। तो जीपी के लिए सर मैं क्या करूंगा, या तो सर क्वेश्चन में जीपी रेशो दे रखा होगा, नहीं तो मैं क्या करूंगा इमीडिएटली प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा और उससे क्या करूंगा सर जीपी रेशो निकाल लूंगा। तो अगर मैं स्टेप वाइज बात करूं तो स्टेप वाइज क्या बनेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा सर चेक करना पड़ेगा क्या क्वेश्चन में जीपी रेशो दे रखा, आंसर इज यस, उसे यूज कर लेंगे। अगर जीपी रेशो नहीं दे रखा तो इमीडिएटली प्रीवियस ईयर जिस ईयर में आग लगी उससे पिछले साल में जाएंगे और वहां पे सर क्या करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद जीपी
निकाल लेंगे, जीपी रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। उस जीपी रेशियो के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, फिर करंट ईयर का फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर से लेके अप टू द डेट ऑफ फायर तक का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, सेल, और अगर कोई एडजस्टमेंट असर तो उन सब का इम्पैक्ट ले लेंगे और फिर उसके अगेंस्ट जीपी निकाल लेंगे और फिर बैलेंस अपना क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा जो कि वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आएगा, उसमें सैलरी वैल्यू माइनस कर देंगे, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक आएगा, ठीक है। फिर हम लोग ये चेक कर लेंगे सर कि क्या हमें पॉलिसी अमाउंट दे रखा है, नहीं दे रखा। अगर पॉलिसी अमाउंट दे रखा तो हम क्या करेंगे, एवरेज क्लोज लगाएंगे। एवरेज क्लोज सर कैसे लगेगा, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। यहां पे सर एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर मान लो आपका वैल्यू स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर जो है उसके कंपैरिजन में आपका पॉलिसी अमाउंट ज्यादा है तो सर फिर आपका एवरेज क्लोज नहीं लगेगा, ठीक। चलिए बेटा, सेल का और स्टॉक का 36 का आंकड़ा होता है, सेल बढ़ेगी स्टॉक गिरेगा, सेल गिरेगी स्टॉक बढ़ेगा, ठीक। अब आप जल्दी से क्या करेंगे, 10-20 सेकंड लेके यहां पे ये हटा देता हूं मैं, हाँ जी, क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और फिर हम इसको सोल्व करते हैं। आइए, द प्रीमाइसेस ऑफ वानी लिमिटेड caught fire on 22nd January 22. The stock was damaged. The firm make account up to 31st March each year. On 31st March 21, ये देखिए सर, आग कब लगी है, 22nd जनवरी 22 को। तो आपका अकाउंटिंग ईयर सर जो पिछला साल बनेगा 31st मार्च 21 को खत्म हो जाएगा। उस दिन सर स्टॉक आपको 1327,200 दे रखा था और उस साल ओपनिंग स्टॉक मतलब पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक 962,200 दे रखा था। तो इसका मतलब सर अगर आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द लास्ट ईयर दे दिया, या मैं ऐसा कह सकता हूँ ओपनिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर दे दिया, सर आप क्या करेंगे, सबसे पहले जीपी रेशो निकालेंगे। तो यहाँ पे सर अपना बनेगा पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट 962,200, ठीक है। और करंट ईयर में सर अपना ओपनिंग स्टॉक है 1327,200, ये अपना पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा, ठीक है। और ये तो बनेगा सर ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद सर हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम सर क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकालेंगे। तो सर ये अपने लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ये अपने लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी सर। आगे बढ़ते हैं। परचेज फ्रॉम 1 अप्रैल 21 टू द डेट ऑफ फायर 3482,700। सर अभी इसमें एक दो एडजस्टमेंट दे रखी है तो वो देख लेंगे, एक एडजस्टमेंट है। चलिए, अगेंस्ट 4525 फॉर द फुल ईयर, ओके। पिछले साल की सर परचेज दे दिया आपको 4525 and the corresponding sale figure were 4917, okay. And 52 respectively, okay. तो लास्ट ईयर की सर सेल कितने से 52 lakhs। You are given the following further information in July 21, अच्छा करंट की सर सेल है, ठीक है। In July 21, goods costing 1 lakh were given away for advertising purpose, no entry being made in the books। देखिए सर, आपने ये मटेरियल परचेज किया, इसमें से 1 लाख का एडवर्टीजमेंट बांट दिया और उसकी एंट्री नहीं कर रखी। इसका मतलब सर अपने पास जो गोडाउन में स्टॉक था, जो परचेज थी, वो 33,82,700 है, ठीक है। हाँ जी सर, चलिए आगे वो लिखता साहब, ड्यूरिंग 21-22 ए क्लर्क हैड मिस अप्रोप्रिएट अनरिकॉर्डेड कैश सेल, ठीक है। जो आपका मुंशी था वो क्या करता था, मुंशी साहब माल कैश में बेचता था और उसे रिकॉर्ड ही नहीं करता था। अब सर जब उसे रिकॉर्ड ही नहीं करता था, इसका मतलब सर उसका इम्पैक्ट सेल में आया ही नहीं। अब देखिए यहां से बात समझिए, ये मेरा गोडाउन है, यहां कुछ माल पड़ा हुआ है। मुंशी जी ने क्या किया साहब, ये 2 आइटमें बेची, आउट, और पैसे जेब में रख लिए। अब सर इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इससे इंपैक्ट ये पड़ेगा कि हमने जो ये माल बेचा है इसका इंपैक्ट सेल में लेना चाहिए, नहीं आया। और दूसरा सर अगर आप देखेंगे तो जब आग लगेगी तो ये माल जलेगा, ये तो जलेगा ही नहीं। और अगर मैं इसकी एंट्री पास नहीं करूंगा तो सर फिर ये कहां कंसीडर किया जाएगा, गोडाउन में कंसीडर किया जाएगा। इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, इसको सेल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा और मुंशी जी से हिसाब किताब बाद में कर लेंगे, ठीक है। चलिए, और जैसे मैं सेल रिकॉर्ड करूंगा तो ऑटोमेटिक स्टॉक कम हो जाएगा। इट इज एस्टिमेट दैट द डिफ्लेकेशन एवरेज ₹2,000 per week from 1st April 21 until the clerk was dismissed on 18 अगस्त, ओके। 1 अप्रैल से लेकर 18 अगस्त तक सर वो क्या करता रहा, बेचता रहा 2,000 पर वीक का माल, ठीक है, और गायब करता रहा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा सर, डेज निकालने पड़ेंगे, वीक निकालने पड़ेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त।
सर 140 डेज हो गए, डिवाइड बाई 7। सर 20 वीक हो गए, हाँ जी सर, और इंटू 2000। सर 40,000 का माल उसने बेचा और अपना गबन कर गया साहब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, 40,000 का इम्पैक्ट यहाँ ले लेंगे, तो 4957। अब ये देखिए बेटा, सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, जीपी रेशो निकलेगा 52 लाख प्लस 1327 200 माइनस 962 200 माइनस 4525 000, 10,40,000 का आपका जीपी आ गया। और जीपी रेशो की अगर मैं बात करूं तो 1040 डिवाइड बाई 50, 2 लाख इंटू 100, 20%, ठीक है। तो यहाँ पे सर 4957 इंटू 20%, 991,400 आ गया। बैलेंसिंग फिगर आएगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक। सेवन डबल फोर 300। क्वेश्चन में सर सैलरी वैल्यू वगैरह कुछ दे नहीं रखी, पॉलिसी अमाउंट नहीं दे रखा, तो सर आपके लिए यही क्या बन जाएगा सर, यही एक बार मैं पॉलिसी अमाउंट चेक कर लूँ, क्योंकि अगर पॉलिसी अमाउंट होगा भी तो सर फिर हमें ये देखना पड़ेगा एवरेज क्लोज लगेगा या नहीं लगेगा। सर कुछ भी नहीं दे रखा, सर यही अपने लिए क्या बन जाएगा, क्लेम अमाउंट बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे सोल्व कर रखा है ये, देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये रहा। चलिए क्वेश्चन ने मांगा क्या, पता लगे स्टॉक ही मांग रखा है, स्टॉक इन द हैंड ऑन द डेट ऑफ हायर मांग रखा। अच्छा क्वेश्चन में क्लेम वगैरह नहीं मांग रखा, ठीक। चलिए, तो क्वेश्चन की तो रिक्वायरमेंट कम ही है, हमने तो ज्यादा बातें ही बोल दी है। सर क्वेश्चन थर्ड का ये जो है आपका फॉरेन ब्रांच का, देखिए फॉरेन ब्रांच सर आपकी दो टाइप की होती है, एक आपका इंटीग्रल, एक नॉन इंटीग्रल, ठीक है। ये सर जो क्वेश्चन आपका ये इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का। सर फॉरेन ब्रांच की अकाउंटिंग एक तरीके से आपकी जो इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है उसकी तरह ही होती है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, जो फॉरेन ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है उसे सर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या मैं ऐसे कह सकता हूँ साहब, उसे हेड ऑफिस की करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कई बार सर ऐसा होता है जो हेड ऑफिस है वो फॉरेन में है और ब्रांच सर इंडिया में है, अगर ऐसा सर फॉरेन आपका हेड ऑफिस का कंसेप्ट लग जाएगा साहब उस केस में, और इंडिया का जो ब्रांच है सर एक तरीके से सर वो इंडियन ब्रांच है, फॉरेन हेड ऑफिस के टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो सर फॉरेन ब्रांच बन जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारे हिसाब से सर क्या बनेगा, वो फॉरेन हेड ऑफिस बन जाएगा। सर एक कंसेप्ट ये होता है कि इंडिया में आपका क्या है, हेड ऑफिस है, ब्रांच आपकी बाहर है, तो फॉरेन ब्रांच बन जाएगी, ठीक है, इंडियन हेड ऑफिस बन जाएगा। अब सर हमें क्या करना पड़ेगा, जो ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है उसे हेड ऑफिस की करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मान लो इंडियन हेड ऑफिस है तो हम क्या करेंगे, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। अगर मान लो सर फॉरेन हेड ऑफिस है तो हम क्या करेंगे, इंडियन करेंसी के ट्रायल बैलेंस को फॉरेन करेंसी में सर कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए सर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर कोई भी सर पेंडिंग एंट्री है तो हम उस पेंडिंग एंट्री का इफेक्ट लेंगे, और जो पेंडिंग एंट्री का इफेक्ट है साहब, ठीक है, उसको ट्रायल में इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसके बाद सर कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन के सर कुछ रूल है। सबसे पहले जो भी सर आपकी फिक्स सेट है, आपकी फिक्स सेट है, डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, सर हम क्या करेंगे उसको ट्रांजैक्शन रेट के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे, ठीक। सर इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए ट्रांजैक्शन रेट होता है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में सर प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं कि ट्रांजैक्शन रेट आपको दिया जाए, इसलिए हम एग्जाम के लिए क्या करते हैं, एवरेज रेट अप्लाई करते हैं, और मैं एवरेज रेट ही बोलूंगा, ठीक। असेट और लाइबिलिटी अदर देन सर फिक्स एसेट, आप क्या करेंगे सर, क्लोजिंग रेट लेंगे। और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच हुई है, कोई भी ट्रांजैक्शन सर बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच हुई है, तो उसको हम क्या करेंगे, एचओ रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग सर उसे कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। अब सर देखिए, एक टैली ट्रायल बैलेंस में आप अलग अलग रेट से अगर उसे कन्वर्ट करेंगे तो सर ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा, हाँ जी सर। उसको आप क्या करेंगे सर, फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस होगा, उसे आप पी&एल अकाउंट में लेके चले जाएंगे। एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर मान लो सर डिफरेंस ना आए तो जरूरी नहीं, वैसे जनरली डिफरेंस आता है, तो सर डिफरेंस नहीं आया तो कोई ट्रीटमेंट आपने नहीं करना, ठीक। चलिए क्वेश्चन थर्ड का ए पढ़िए, टेक 15 सेकंड, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। आइए क्या लिखता है क्वेश्चन, मैसर्स हीरा एंड कंपनी हैज हेड ऑफिस एट यूएसए एंड ब्रांच एट पटना। ओके, इसका मतलब सर आपका फॉरेन हेड ऑफिस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंडियन ब्रांच को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पटना branch is an integral foreign operation of Hira and Company. Patna branch furnish you its trial balance on 31st March 22 and the additional information given thereafter. सर ये additional information दे दी आपको उसके बाद, ये वाली plant was acquired from a remittance of $6,000 received from USA head office and
पे टू द सप्लायर, डेप्रीशिएट प्लांट सर 60% फॉर द ईयर। तो सर फिक्स एसेट के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन रेट लेते हैं सर, ट्रांजेक्शन रेट ही हमें मिल गया। अनसोल्ड स्टॉक ऑफ पटना ब्रांच सर कितने से, 420 से। तो सर ये आप क्या करेंगे, क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट कर देंगे। सर रेट ऑफ एक्सचेंज दे दिया आपको, 55 सर आपका ओपनिंग रेट है, 60 आपका क्लोजिंग रेट है, एवरेज सर आपका 58 है। कन्वर्जन सर आपने डॉलर में करना है और 2 डेसिमल तक करना है। यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर इन यूएसए डॉलर द रेवेन्यू स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड एंड द बैलेंस शीट ऑफ एज ऑन दैट डेट ऑफ पटना ब्रांच एज वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ यूएसए हेड ऑफिस ऑफ हीर एंड कंपनी। यू आर इन्फॉर्म दैट पटना ब्रांच अकाउंट शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ दिस वन। अच्छा, ये सर आपको जैसे मान लो ब्रांच की बुक्स में जो हेड ऑफिस का अकाउंट होगा, तो हेड ऑफिस की बुक्स में सर जो ब्रांच का अकाउंट है सर, ये उसका बैलेंस दे दिया कन्वर्जन करने के लिए, ठीक है। ये क्लोजिंग बैलेंस दे दिया। एक बात का ध्यान रखना सर, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए कई बार ओपनिंग बैलेंस भी दे देगा, क्लोजिंग भी, आपने क्लोजिंग लेना, ठीक है। इन यूएसए बुक्स एंड देयर वर नो आइटम पेंडिंग रिकंसिलिएशन, कोई एंट्री सर आपकी रिकंसिलिएशन वगैरह पेंडिंग नहीं है। आइए पहले हम क्या करेंगे सर, एंट्री पास करेंगे, एंट्री है नहीं तो अब हम क्या करेंगे सर, ट्रायल को कन्वर्ट करेंगे। सर ये अपना ओपनिंग स्टॉक है, तो इस पे सर जो कन्वर्जन रेट रहेगा ओपनिंग वाला रहेगा, कितने से सर, 55 से। परचेज सेल्स सर अपना एवरेज रेट रहेगा 58, एक बार चेक कर लीजिए 58 ही है जी सर, बिल्कुल 58 है। सर असेट लाइबिलिटी पे सर अपना 60 60 58 58 58। प्लांट का सर $6,000 दे ही रखा है। डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट आप चाहो तो ट्रायल कन्वर्ट करने से पहले ले सकते हैं, बाद में ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कन्वर्जन रेट दोनों आइटम का सेम है। बैंक बैलेंस सर आपका आ जाएगा आपका 60, और सर ये जो है 29,845.35, ठीक है। आइए तो सर सबसे पहले हमने क्या किया होगा, इस ट्रायल को कन्वर्ट कर लिया होगा। ये आ जाइए, ओपनिंग, एवरेज रेट, क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग रेट, एवरेज एवरेज एवरेज, सर 6,000 आ गया सर, क्लोजिंग, ये देखिए सर, और ये सर एज पर एचओ रिकॉर्ड। इस ट्रायल में सर कोई डिफरेंस नहीं आया। अब हम क्या करेंगे सर, ब्रांच का जो आपका ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है वो बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। आइए अब मैं जो भी ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाऊंगा सर, वो इसको कंसिडर करते हुए और साथ में सर क्या करूंगा, प्लस क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक देखिए अपने पास कितने का है, 4,20,000 है। एक बार मैं चेक करा देता हूँ, हाँ जी सर। और जो कन्वर्जन रेट है सर वो है अपना 60, तो 7,000 का क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा डॉलर, ठीक। आइए शुरू कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक सर कहाँ आएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज सेल सर आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। सर आपका डेटर क्रेडिटर सर बैलेंस शीट में, इधर डेटर आ जाएगा और ये आपका क्रेडिटर आ गया। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज BRBP आ गया। चलिए उसके बाद सर आपका वेजेज एंड सैलरी सर डायरेक्ट कॉस्ट है, लो जी। रेंट रेट एंड टैक्सेस सन्ड्री चार्जेस सर ये दोनों P&L अकाउंट में आ जाएंगे। सर प्लांट आ गया, 60% डेप्रिसिएशन 3,600 आ गया, 2,400 का सर आपका बैलेंस शीट में आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक सर 7,000 से आ गया, ठीक है सर। तो नहीं क्लोजिंग स्टॉक नहीं, बैंक बैलेंस, सॉरी बैंक बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक भी 7,000 बट अभी नहीं बोला मैंने इसको, ठीक है, अभी मैंने बैंक बैलेंस बोला। सर ये आपका हेड ऑफिस अकाउंट आ गया जी सर। अब सर क्लोजिंग स्टॉक आपका कितने से आ गया, 7,000 से, लो जी। और यहाँ आपका स्टॉक आ गया सर, पहले ग्रोस लॉस आ गया एज ए बैलेंसिंग फिगर, इसको यहाँ पे ब्रो डाउन कर लेंगे, फिर नेट लॉस आ जाएगा, और सर नेट लॉस को हेड ऑफिस अकाउंट के साथ क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। चलिए यहाँ पे कोई फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका डिपार्टमेंट का है। देखिए डिपार्टमेंट के अंदर सर जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और दूसरे डिपार्टमेंट के पास वो अनसोल्ड रह जाता है, तो इसका मतलब ये होता है सर पहले वाले डिपार्टमेंट ने प्रॉफिट तो कमा लिया बट वो रियलाइज नहीं किया, इसलिए सर उसे क्या करना पड़ता है, अनरियलाइज प्रॉफिट स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ता है, ठीक है। एक बात समझने वाली होती है साहब कि जो स्टॉक रिजर्व होता है वो कौन से डिपार्टमेंट का होता है, जिसके पास माल गया या जिसने माल ट्रांसफर किया। सर जिसने माल ट्रांसफर किया है उसके प्रॉफिट में सर वो रिजर्व होता है, और हाँ सर जिसके पास माल गया उस स्टॉक में सर वो क्या होता है, वो रिजर्व होता है। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे सर, बायर डिपार्टमेंट का स्टॉक लेते हैं और सेलर डिपार्टमेंट की प्रॉफिट रेशो लेते हैं, और प्रॉफिट रेशो सर हमेशा किस बेस पे लेते हैं, सेल के बेस पे लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सर आपका थर्ड का भी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार 10-20 सेकंड लेके पढ़िए, फिर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कराता हूँ। आइए मिलके पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखते हैं। The following balance were extracted from the books of Messrs Division. You are required to prepare departmental trading and P&L account for the year ended 31st December 21
आफ्टर एडजस्टिंग द अनरियलाइज्ड डिपार्टमेंट प्रॉफिट इफ एनी। ओके, वो ये कह रहा है साहब, आपने क्या करना है, डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाना है और उसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी आपको क्या करना, एडजस्ट करना। मींस आप जनरल पीएनएल अकाउंट भी बनाएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन सर आपको नॉर्मल डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट भी मांग लेता है, तब भी सर हम लोग क्या करते हैं, अपना जनरल पीएनएल मींस कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट बनाते बनाते और उसमें सर जो भी स्टॉक रिजर्व है उसका इंपैक्ट हटाते हैं, ठीक। ओपनिंग स्टॉक परचेज से जनरल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर बोथ द डिपार्टमेंट वर 125 एंड यू आर आल्सो सप्लाइड विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखिए सर, जनरल एक्सपेंसेस 125 के दे रखे, या तो सर क्वेश्चन क्या करेगा, इसके एलोकेशन का बेस देगा। अगर इसके एलोकेशन का बेस नहीं दिया तो सर हम लोग क्या करते हैं, इसे जनरल पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए ₹1,00,000। ओके, मैं एक काम करता हूँ सर, यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा ना साथ साथ लिख लेता हूँ। 1,00,000 का सर क्या है, क्लोजिंग स्टॉक का डिपार्टमेंट ए का, इंक्लूडिंग गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट बी ₹4,20,000 एट कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ए। ध्यान से मेरी बात सुनना साहब, इस 1,00,000 में से 20,000 का माल किससे आया है सर, बी से आया है। और ये किसकी कॉस्ट है सर, ये ए की कॉस्ट है। अगर ए की कॉस्ट है इसका मतलब क्या रहा होगा सर, बी का सेलिंग प्राइस रहा होगा। भैया आप अगर कोई माल परचेज करते तो आपकी तो कॉस्ट बन जाती है ना बायर के लिए, तो मतलब एज ए बायर, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस तो सर सेलर का होता है, तो सर ये आपके लिए क्या बन जाएगा, बी का सेलिंग प्राइस बन जाएगा, ठीक। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी 2,00,000। ओके, इसका सर जो स्टॉक है वो 2,00,000 का है, इंक्लूडिंग गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए फॉर 30,000 एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट बी। ओके, ये डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट है और उसमें 30,000 का माल सर किससे आया, ए से आया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड बी इंक्लूड गुड्स एट द वैल्यू ऑफ 10,000 एंड 15,000 टेकन फ्रॉम डिपार्टमेंट बी। ओके, इसमें से जो 10,000 है वो आपका बी से आया है और इसमें उसने लिखा था जो 15,000 है वो किससे आया सर, ए से आया। चलिए, हाँ जी सर, देखिए क्या लिखता है, एंड टेकन फ्रॉम डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिवली एट कॉस्ट टू ट्रांसफर डिपार्टमेंट, ठीक है। आगे लिखता है द रेट ऑफ जीपी इज यूनिफॉर्म फ्रॉम ईयर टू ईयर। इट मींस क्या है कि आप जो स्टॉक रिजर्व निकालेंगे उसमें जो जीपी रेशो रहेगी आपकी वो ओपनिंग और क्लोजिंग सेम रहेगी, ठीक है। कंटेंट रेशो की कोई नीड नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि आपको जो दूसरे डिपार्टमेंट से माल आया उसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी, ठीक, और जो अनसोल्ड है। शुरू कर लें, हाँ जी सर। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में देखिए ओपनिंग स्टॉक आएगा अपना 50,000 और 40,000 से। मैं काम करता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट ना यहाँ पे आपको डायरेक्ट टिक करा देता हूँ, ठीक है सर। और स्टॉक रिजर्व वगैरह वो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 50-40, जी सर। आपकी परचेज 650, 910, 650 और 910। आपकी सर जो सेल है 10-15 और क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000 2,00,000। 10,00,000 आपका, 15,00,000 सेल है, 1,00,000 2,00,000 क्लोजिंग स्टॉक है, ये आपका जीपी आ गया, ठीक है। ये जीपी हमने कैरी कर लिया। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, इन्होंने जनरल एक्सपेंसेस को सेल की रेशो में बांट दिया और कहीं पर भी सर ये मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हम क्या करें, कायदे से देखा जाए तो सर ये जो आपका जनरल एक्सपेंसेस है, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो ये कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट में जाएगा, ठीक। तो आप एक काम कर लीजिए, क्वेश्चन में लिख लीजिए फिर ना, जनरल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर बोथ द डिपार्टमेंट वर 125 एंड, यहाँ लिख लीजिए एंड एलोकेबल इन द रेशो ऑफ सेल। आप क्या करेंगे, सेल के रेशो में से एलोकेट कर देंगे, ठीक है। हाँ जी सर, चलिए यहां पे देखिए सर, अब आपने ये सेल के रेशो में एलोकेट कर दिया, आपका नेट प्रॉफिट आ गया। आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको स्टॉक रेशो निकलवाता हूँ, ठीक। स्टॉक रेशो के लिए सर सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, कंटेंट रेशो। कंटेंट रेशो का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कितना माल आपके पास दूसरे डिपार्टमेंट से आया जो आपके पास अनसोल्ड है, ठीक है। तो इस केस में सर हमें वो सब नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दे रखी है और ये इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है, ठीक। सेकंड हमें क्या चाहिए सर, सेकंड हमें चाहिए सर जीपी रेशो। जीपी रेशो कैसे निकलेगी सर, जीपी डिवाइड बाई सेल, और सेल में सर आपका इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर भी इंक्लूड होगा। इस क्वेश्चन सर इंक्लूड करके दे रखा है, तो आपकी जीपी रेशो सर 40% डिपार्टमेंट ए के लिए है और 50% से डिपार्टमेंट बी की बन गई, ठीक है। बी की 50% जीपी रेशो सर कैसे बनी, 750 डिवाइड बाई 15,00,000, ठीक। आइए अब हम लोग स्टॉक रेशो निकालेंगे। स्टॉक रेशो कैसे निकलेगा एक एक करके बात करते हैं। देखिए सबसे पहले सर डिपार्टमेंट ए के स्टॉक का स्टॉक रेशो निकालते हैं। अब डिपार्टमेंट ए के पास सर क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है, 20,000 जो बी से आया है,
और 10,000 सर वो है जो ओपनिंग स्टॉक है, तो 10,000 नेट स्टॉक आ गया साहब, ठीक है। अब प्रॉफिट रेशियो किसका लेंगे, बी का, 50% सर कितने से आएगा, 5,000 से। ऐसे सर हम लोग क्या करेंगे, डिपार्टमेंट बी के स्टॉक में सर स्टॉक ए, डिपार्टमेंट ए का रिजर्व रहेगा, दोबारा बोलता हूँ, डिपार्टमेंट बी के स्टॉक में जो ए का स्टॉक है उसमें सर रिजर्व रहेगा जिसपे ए ने प्रॉफिट कमाया होगा, तो ये आएगा सर 30,000 माइनस आपका 15,000, तो आपका 15,000 आ गया इंटू सर 40%, क्योंकि ए जो प्रॉफिट कमा रहा है वो 40% कमा रहा है, तो 6,000 से स्टॉक रिजर्व आ गया। आप चाहो तो सर स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग और ओपनिंग अलग अलग निकाल सकते हैं, चाहो तो आप नेट करके निकाल सकते हैं, इन केस सर अगर आपका जीपी रेशो और कंटेंट रेशो सेम है, ठीक है। चलिए देख लीजिए इसको जल्दी से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चले जी सर, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सिंगल एंट्री जिसको आप प्यार से बोलते हैं। इस चैप्टर का क्वेश्चन सबसे आसान होता है, बस आपको बेसिक लेजर बनाने आने चाहिए। लेकिन यहां पे बच्चा गलती पता क्या करता है, वो अपने तरीके से सर क्वेश्चन को करता है, जैसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, फिर पीएनएल अकाउंट बनाएगा, या पहले एक रिस्पेक्टिव कोई उसने आइडेंटिफाई कर रखा था, ये लेजर बनाएगा, ये वो लेजर बनाएगा। जबकि सर हर क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले को पता है कि उसने किस अमाउंट को कहां पे सर एज ए बैलेंसिंग फिगर निकलवाना है। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं बड़ा एक सिंपल सा प्रोसीजर बताता हूँ सिंगल एंट्री करने का, और आपको उसी प्रोसीजर को फॉलो करना। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे सर, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर फॉर्मेट बना लेंगे, एक बात हो। सेकंड बात, अगर क्वेश्चन में सर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है तो आप कभी भी सर फिर उस केस में ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, अदरवाइज ओपनिंग बैलेंस शीट हमेशा बनाएंगे। सेकंड, अगर क्वेश्चन में सर आपको कैश एंड बैंक अकाउंट बना के दे रखा तो ओके, अदरवाइज सर आपको क्या करना पड़ेगा, कैश एंड बैंक अकाउंट भी बनाना चाहिए, ठीक। सर वो कंबाइंड बनेगा, अलग अलग बनेगा। अगर सर आपको ट्रांजेक्शन अलग अलग दे रखे तो अलग अलग बनाना चाहिए, अदरवाइज सर क्या होगा, कंबाइंड बन जाएगा, ठीक। चलिए इसके बाद सर आपको क्या करना चाहिए, सर क्वेश्चन की ना पहली लाइन से लग जाना चाहिए, और उस रिस्पेक्टिव आइटम जो भी सर आपको पहली लाइन में रिस्पेक्टिव आइटम दे रखी है उससे रिलेटेड सर जो भी एडजस्टमेंट है उसको साथ साथ ट्रीट करते चलना चाहिए सर। आपका सर कभी भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा, और इसी प्रोसीजर को मैं फॉलो करके सर इस क्वेश्चन को कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं, जब भी सर आप रिस्पेक्टिव आइटम का लेजर वगैरह बनाएं तो एक चीज का ध्यान रखना आपने, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, ठीक है सर, इन्वेंट्री, बीआर और बीपी। अगर इन पांचों की इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आपको पांचों लेजर एक साथ बनाने चाहिए। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि बीआर बीपी की इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होती, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे सर, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल और आपका इन्वेंट्री अकाउंट हमेशा आपको बनाना चाहिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में सर आपको जीपी रेशो नहीं दे रखी है तो उस केस में सर आपकी इन्वेंट्री अकाउंट की ज्यादा रेलिवेंसी नहीं होती, ठीक। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, टेक 30 सेकंड पढ़िए एक बार, और फिर इस क्वेश्चन को अच्छे से कराएंगे, और जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया उसी प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करेंगे। शुरू करें, हाँ जी सर बिल्कुल शुरू करते हैं, आइए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर प्रीत, प्रीपेड ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 एंड ए बैलेंस शीट एज एट दैट डेट, ठीक। सर आपको लायबिलिटी सेट दे दी, आपको रिसीट एंड पेमेंट दे दी, और सर उसके बाद सेल की इन्फॉर्मेशन दे दी सर आपको कि जो सेल है वो आपका जीपी पे 50% है, मतलब सेल में जीपी जो है 50% ऑन कॉस्ट है। कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर बाय द प्रोपराइटर बाय चेक वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे सर, कैश बुक बनाएंगे और उसमें से जो बैलेंस शीट फिगर आएगा वो कैपिटल इंट्रोड्यूस आ जाएगा। दो द बैंक बैलेंस ऑन 31 मार्च एज सोन अबव इज आफ्टर टेकिंग द सेम इनटू अकाउंट, ओके। वो ये कह रहा है आपने चेक दिया, उसको रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन उसका इफेक्ट सर आपने क्या किया, इस बैंक में जरूर ले लिया, ठीक है। परचेज एंड सेल आर मेड ओनली ऑन क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर, BR of 2 lakh were drawn on debtor. Out of this, bill amounting to 40,000 were endorsed in favor of creditor. Out of this later amount, a bill of 8,000 was dishonored by the debtor. करेंगे सर, आराम से चर्चा करेंगे इसके ऊपर कि क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले हमें क्या करना सर, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर हम फॉर्मेट बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन सर हम पहले क्या करेंगे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे, हमने बना लिया सर, ठीक। इसके बाद सर हम वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि सर ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दे रखे। वर्किंग नोट नंबर 2 में हम क्या करेंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट बनाएंगे, और कैश एंड बैंक अकाउंट सर यहाँ पे क्योंकि कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन अलग अलग नहीं दे रखी, तो हम कंबाइंड कैश एंड बैंक अकाउंट बनाएंगे। जी सर, आइए अब इतना बनाने के बाद सर हम लोग क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर क्या है, सर स्टॉक दे दिया। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे आपके सामने क्या आ जाए, आपके सामने सर स्टॉक आ जाए, आपके सामने ट्रेड रिसीवेबल आ जाए, या ट्रेड पेबल आ जाए, या बीआर या बीपी आ जाए सर,
तो आप क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि 3 लेजर बनाने, 4 बनाने या 5 बनाने हैं। क्योंकि अगर क्वेश्चन में सर आपको बी आर बीपी की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो 3 लेजर बनाएंगे, बी आर की इन्फॉर्मेशन दे रखी 4 और बीपी की इन्फॉर्मेशन दे रखी 5। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सर किससे, स्टॉक अकाउंट से। बीटी कितने से है सर, 160, कैरी डाउन सर आपका 140। ठीक है, डेटर हम एक गलती पता क्या करते हैं, जैसे मान लो हम ये 4 लेजर बना रहे हैं तो हमारा फोकस सर इन चारों लेजर की एडजस्टमेंट के रिगार्ड में होना चाहिए, बाकी एडजस्टमेंट हमें स्टार्टिंग में इग्नोर करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, चारों से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट मिलती है उसको तो करते करते, और आसपास की कोई एडजस्टमेंट और मिल जाती है उसको फिर ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं, और हम इन चारों से बाहर चले जाते हैं। सर हमें ऐसे नहीं जाना। सर यहाँ पे 4 क्यों बोल रहे हैं, इसमें 4 इसलिए बोल रहा था क्योंकि क्वेश्चन में सर बीपी नहीं सिर्फ बी आर है। और इसके बाद सर आपका आएगा बी आर का बैलेंस नहीं दे रखा, डेटर का बैलेंस दे रखा सर आपको 320, और क्रेडिटर सर आपको दे दिया 220 और 3 लाख। एक सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं। टू ट्वेंटी और 3 लाख। टू ट्वेंटी और 3 लाख। आइए अब हम क्या करेंगे सर, इन चारों से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट उसको ट्रीट करते चलेंगे, और जब ये चारों लेजर कंप्लीट हो जाएंगे इनकी पोस्टिंग कर देंगे। कैश एंड बैंक का सर हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया बेटा, जो सोल्यूशन दे रखा मैं उसी को रेफर करा दूंगा। ठीक है, लेकिन टिक करता रहूंगा सबकी क्या क्या हो गया। इसके बाद से शुरू कर लेते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर 2022, कलेक्शन फ्रॉम डेटर सर आपका 1170 है। 1170 का सर आपका डेटर से कलेक्शन आया, और इसमें 2.5% उसने डिस्काउंट दिया है, तो 2.5% ये आ जाएगा आपका, डिस्काउंट दिया है 2.5%, तो ये आपका 97.5% बन जाएगा। ऐसे लिख के दिखा देता हूँ प्रॉपर ना। ठीक जी सर, तो आपका डिस्काउंट आ गया सर 30,000 से। आपने एंट्री क्या डाली होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 1170 से, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 30,000 से टू डेटर। ठीक, और ये डिस्काउंट सर आपने पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर लिया होगा। आइए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, डेटर अकाउंट में 30,000 डालेंगे, और 1170 सर बैंक में डालेंगे, और ये 1170 बैंक में चला गया होगा, और ये 30,000 सर अपना कहाँ चला गया होगा, डिस्काउंट में चला गया होगा। ठीक है, पीएनएल अकाउंट में चार्ज हो गया होगा। आइए इसको टिक करा देता हूँ मैं बैंक को, 1170 से सर अपना बैंक आ जाएगा। आराम से कराएंगे बेटा, बिल्कुल क्वेश्चन तसल्ली से। बी आर डेटर क्रेडिटर स्टॉक अकाउंट मैं खुद बनवा रहा हूँ तो उसको हम टिक नहीं करेंगे। ये देखिए सर 1170 से तो ये आ गया अपना डेटर कैश एंड बैंक में। ठीक है, 30,000 का सर जो डिस्काउंट है वो आपका पीएनएल में चला गया होगा। तो ये अपने पास सर क्या आ गया, पीएनएल अकाउंट। और यहाँ पे वर्किंग नोट इन्होंने अलग से बना रखा, कोई बात नहीं, हम 30,000 अभी लिख देते हैं, कुछ और अमाउंट आएगा तो उसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर देखिए उसने बोला है आपने क्रेडिटर को पे कर दिया 2% डिस्काउंट के बाद, तो ये 98% के बराबर है। तो 784 98% है तो 8 लाख आ गया साहब, 16,000 का डिस्काउंट आ जाएगा। तो 784 से आपने बैंक की पेमेंट की, 16,000 का डिस्काउंट आ गया। ये डिस्काउंट सर आपके लिए क्या बन गया, इनकम बन गया। आइए पीएनएल अकाउंट में सर 16,000 की इनकम दिखा देते हैं, डिस्काउंट रिसीव, और सर 784 सर अपना कैश एंड बैंक में पेमेंट दिखा देते हैं 784। ठीक जी सर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए सर क्वेश्चन ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसने बताया हमें कि आपको प्रोसीड्स ऑफ बी आर है, डिस्काउंट है 2%, सर कितने से 122,500, तो 98% से डिवाइड करेंगे तो 125 आ गया, 2500 का डिस्काउंट आ गया। तो बी आर में सर 122,500, ठीक है सर, और 2500 का डिस्काउंट आ गया। ये 2500 का डिस्काउंट सर आपका पीएनएल में चला जाएगा, और 122,500 सर आपके बैंक में रिसिप्ट आ जाएगी। तो बैंक अकाउंट में सर ये रिसिप्ट आ गई, ठीक है सर, और 2500 का सर डिस्काउंट आ गया। ये लो सर ये टैली हो गया, इन्होंने वर्किंग नोट में दोनों को जोड़ के दिखा रखा है। आगे बढ़ते हैं सर, प्रोप्राइटर ड्राइंग अभी बात ही नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को ये चारों लेजर पहले क्लोज करने हैं। परचेज ऑफ फर्नीचर अभी बात ही नहीं करेंगे, 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी बात ही नहीं करेंगे, एक्सपेंसेस बात ही नहीं करेंगे, मिसलेनियस इनकम भी बात ही नहीं करेंगे। सेल के बारे में वो ये कह रहा सर कि जो आपका सेल है उसमें जीपी जो है वो 50% ऑफ द कॉस्ट है। तो अगर मेरी कॉस्ट कितनी 100 है तो सर जीपी मेरा 50 है, तो 150 मेरा क्या आ गया, सेल प्राइस आ गया, ये मेरा प्रॉफिट है, और ये सर मेरी क्या आ गई, कॉस्ट आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे वो लिखता था परचेज एंड, अच्छा अगर कोई डिफरेंस है कैश एंड बैंक में तो सर आप कैपिटल इंट्रोड्यूस में लेके जाएंगे। सेल और परचेज क्रेडिट है, और ये सर कुछ बीआर की इन्फॉर्मेशन है, बड़े ध्यान से देखा सब। ड्यूरिंग द ईयर बीआर ऑफ 2 लाख वर ड्रॉन ऑन डेटर, क्योंकि ये हमें हमारे डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्री और आपका ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड है, इसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। सर 2 लाख के आपने बीआर ड्रॉन किया, तो आप एंट्री क्या करेंगे, बीआर अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। आइए आइए आइए, बीआर में आएगा सर टू ट्रेड रिसीवेबल, और बाई बीआर आ जाए। आगे बढ़ते हैं। आगे वो बोल रहे सब आउट ऑफ दिस बिल अमाउंटिंग टू 40,000 वर एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। सर अगर आप क्रेडिटर को बिल देते तो आप एंट्री करते क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीआर, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीआर 40,000 से, और बाई क्रेडिटर आएगा सर 40,000 से। आगे बढ़े, हाँ जी सर चलिए। इसके बाद सर आगे क्वेश्चन ने बोला है आउट ऑफ दिस लेटर अमाउंट ए बिल ऑफ 8,000 वाज डिसऑनर्ड बाय डेटर। सर डेटर ने पेमेंट करनी थी, पेमेंट नहीं की, तो हम क्या करेंगे, डेटर टू क्रेडिटर सर 8,000 से, तो डेटर 8,000 से बढ़ जाएगा, और इधर सर अपना क्रेडिटर बढ़ जाएगा 8,000 से, ठीक है सर। और कोई इन्फॉर्मेशन इन चारों लेजर के बारे में नहीं दे रखी, ठीक है। अब हम पहले किसको क्लोज करें, कई बच्चे ना इसमें भी सर ऐसे लिख के रखते हैं कि पहले ये क्लोज होगा, पहले ये होगा, भैया हमें क्या पता। सर फिर कैसे करें, देखिए आपको हर एक लेजर को सर गो थ्रू करना पड़ेगा, और जिस भी लेजर में एक डिफरेंस आ रहा होगा उसको पहले क्लोज कर लेते हैं। सर स्टॉक में परचेज मिसिंग है, कॉस्ट ऑफ सेल मिसिंग है, डेटर में सर क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है आपका, और सेल मिसिंग है। बीआर में अगर आप देखेंगे तो सर बीआर में आपका ओपनिंग उसने क्या बोला, टिक मार दिया सर, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं, ठीक है। तो बाकी क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, इसको क्लोज कर लेते हैं। लो जी, बैलेंसिंग फिगर 2 लाख माइनस आपका 122,500 माइनस आपका 2,500 माइनस आपका 40,000, सर 35,000 से तो ये आ गया। चलिए देखिए बेटा एक बार आराम से, ठीक। इसके बाद पोस्टिंग करेंगे फिर। इसके बाद सर आपका क्रेडिटर आएगा। अब क्रेडिटर में सर आपकी परचेज मिसिंग है, क्योंकि परचेज सर सारी सारी क्रेडिट पे है, तो ये आएगा 784 क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग दे ही रखा है, प्लस आपका 16,000 प्लस आपका 40,000 प्लस आपका आएगा 3 लाख, ये आ गया आपका 11,40,000, 1140 माइनस आएगा 228। अब 9,12,000 की सर आपकी परचेज आ गई, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई, ठीक है। अब सर आप बात समझना, ये जो परचेज है इससे क्या होगा, आपकी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, हाँ जी सर, ये लो जी परचेज आ गई, ठीक। अब सर यहां पे बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा सर, आपका कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, नाइन थर्टी टू। अब 932 सर आपका कॉस्ट ऑफ सेल है, ठीक है, और ये सर 100 के बराबर होगा, और सेल आपकी 150 के बराबर होगी। ये बात सर कहां लिखी है, देखिए सर यहां लिखी हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल सर 100 के बराबर है, क्योंकि 50% सर आप कॉस्ट का कमा रहे हैं, ठीक है। तो सर हम क्या करेंगे, इंटू 150 डिवाइड बाई 100, तो सर जो आपकी सेल आई है वो आई है 13,98,000। ये लीजिए सर, यहाँ पे सेल आ जाएगी 13,98,000, और सर आपका क्लोजिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। इसके बाद हम एक साथ पोस्टिंग कर देंगे सबकी, प्लस 320 प्लस आपका 8,000, 17,26,000, 17,26,000, 1170 माइनस आपका 30,000 माइनस आपका 2 लाख, 326 आ गया। चलिए हाँ जी सर। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, इसके बाद हम इन सबकी पोस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आइए एक एक करके पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले सर अपने पास लेजर कौन सा स्टॉक, ये सर ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक सर आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ठीक है। सर परचेज आपकी सिर्फ और सिर्फ किस में आएगी सर, आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। आइए तो पहले एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट सर यहाँ पे भी टिक करते हैं, 160 बिल्कुल ठीक है सर, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में सर आपका आएगा 140 बिल्कुल ठीक है सर। ये देखिए 160 140 और 912, ठीक। हाँ जी सर, हो गया जी स्टॉक अकाउंट का हिसाब किताब। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक के बाद देखिए बेटा क्या आएगा, डेटर। डेटर में सर अपना डिस्काउंट वगैरह हमने सब एडजस्ट कर ही रखा था। सर एक तो हमें सेल लेनी है, सेल कितने से आएगी सर, आपकी सेल आएगी सर 13,98,000 से, और ओपनिंग क्लोजिंग आ जाएगा 320 ओपनिंग। आइए क्लोजिंग सर बैलेंस शीट कहाँ अपनी, ये रहा सर, क्लोजिंग अपना 326 था,
और सेल सर 13,98,000। ठीक है, जीपी में हम बाद में निकालेंगे, पहले एक बार हम सर सारी चीज़ों की पोस्टिंग कर लेते हैं। आगे देखिए सर, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, अब बीआर का सर सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस आएगा 35,000 से। बैलेंस शीट में आएगा 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 बैलेंस शीट में आएगा अपना, अच्छा मेरी बैलेंस शीट ये आ गई, 35,000 का बीआर आ गया। इसके बाद चलते हैं सर आगे, क्रेडिटर अकाउंट। सर परचेज बैलेंसिंग फिगर हमने ट्रीट कर ही ली है, मतलब लिख लिया, 220 और 3 लाख। आइए क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस शीट सर, 220, ठीक है सर, और क्लोजिंग आ जाएगा सर अपना 3 लाख से। आराम से चलते हैं सर, क्वेश्चन में 3 लाख से क्रेडिटर आ गया। ठीक जी सर, मैंने अलग से कुछ ऐसा नहीं किया साहब, जो क्वेश्चन ने दे रखा उसी इन्फॉर्मेशन को अकॉर्डिंगली पोस्ट किया। और फिर सर हम लोगों ने जो बैलेंस क्लोज करने होते हैं, किसी भी मतलब किसी ब्लेजर को, ऐसे बोलूंगा, किसी ब्लेजर को क्लोज करना होता है, जरूरी नहीं उसमें बैलेंस निकले सर, उसमें कुछ और भी निकल सकता है, तो जिसमें एक आइटम मिसिंग सर आप उसको पहले क्लोज करेंगे। ठीक, 1 2 3 4, ये 4 हो गए। फर्नीचर सर ओपनिंग 120 है, क्लोजिंग 127 है। आइए लेजर बना लेते हैं सर, 120 127। कुछ और दे रखा क्वेश्चन है, चेक करते हैं सर। सर क्वेश्चन ने बोला हमें इसके बारे में, अब मैं टिक कर देता हूँ, ये भी हो गया, ये हो गया साहब, आपका ड्राइंग्स अभी नहीं हुई है। परचेज ऑफ फर्नीचर सर 30 सितंबर को आया 20,000 से। ओके, तो 20,000 सर एक तो बैंक में आ जाएगा, और अब इसमें अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे देता सर वो, तो हम 6 मंथ का सर इस पर डेप्रिसिएशन निकालते और ओपनिंग में पूरे साल का निकालते, लेकिन सर उसने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया, तो बैलेंसिंग फिगर सर आपका क्या है, डेप्रिसिएशन ही है। 13,000 सर आपका क्या बन जाएगा, डेप्रिसिएशन बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 13,000 सर आपके पी&एल अकाउंट में आएगा। एक बार चारों चीज़ें टिक करा देते हैं, एक तो डेप्रिसिएशन, एक बैंक में, ये देखिए बैंक में फर्नीचर आ गया, 13,000 सर आपका पी&एल अकाउंट में आ गया, क्लोजिंग सर आपका 127 है, और ओपनिंग बैलेंस शीट में सर आपका कितने से आएगा, 120 से आ जाएगा। चले, हाँ जी सर, सर फर्नीचर हो गया। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस दे दिया। अब सर क्वेश्चन में हमें ये देखना पड़ेगा कि जो करंट ईयर का एक्सपेंसेस है, क्या उसका एलोकेशन दे रखा कि कितना रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग और कितना रिलेटेड टू प्रीपेड है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अलग बनाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस अलग बनाएंगे। लेकिन अगर करंट ईयर के एक्सपेंसेस का एलोकेशन नहीं दे रखा कि कितना इसमें से प्रीपेड है, कितना इसमें से आउटस्टैंडिंग है, तो हम क्या करेंगे, कंबाइंड एक्सपेंसेस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक्सपेंसेस अकाउंट और आपको बनवा देता हूँ। देखिए सर, क्वेश्चन ने आपको लिखा है कि जो अपना एक्सपेंसेस है 40 और 12, ओपनिंग है 40,000 और 12,000, ये बैलेंस शीट में भी साथ साथ लिख लें। जी सर, 40 और 12, 40,000 12,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग देखिए सर, 36 और 14। आइए क्लोजिंग बैलेंस शीट में आइए, ये देखिए बैलेंस शीट में चलते हैं अपना, क्लोजिंग बैलेंस शीट में प्रीपेड 14,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 36,000। ठीक है, अब क्या एक्सपेंसिव रिलेटेड ट्रांजेक्शन दे रखी है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए सर, एक्सपेंसिव से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन दे रखी है आपको, वो ये दे रखी है, उसने बोला साहब कि आपके जो एक्सपेंसेस है 350 की पेमेंट कर दी। सर कहाँ लिखा पेमेंट कर दी, देखिए ये रिसिप्ट एंड पेमेंट की इन्फॉर्मेशन है साहब। ठीक है, तो 350 का आपने पेमेंट कर दी, तो आप एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आएगा 350, और इसे कैश एंड बैंक में भी लेके जाएंगे। चलिए कैश एंड बैंक में 350 आपको साथ साथ, क्योंकि डबल एंट्री का पार्ट है तो साथ साथ आपको एंट्री पास करनी होती है। जी सर, अब हम सर यहाँ पे बैलेंस निकाल लेंगे, और वो बैलेंस सर आपका एक्रूड एक्सपेंडिचर आ जाएगा, जो कि पी&एल अकाउंट में चला जाएगा। तो 12,000 प्लस 350 प्लस 36,000 माइनस आपका आएगा 54,000, 344 आ गया, और इसे हम क्या करेंगे, पी&एल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। पी&एल अकाउंट आजा आजा मेरे पी&एल अकाउंट 344 आ गया। ठीक है जी सर, चलिए आगे चलते बेटा, हमने कैश एंड बैंक को ओपनिंग और क्लोजिंग लेजर में भी लिख लिया है, और बैलेंस शीट में भी इसको दिखा देंगे। एक करा दूं एक बार, हाँ जी सर, देखिए 4 और 20, 3 और 1500, 4 और 20 कैश एंड बैंक में भी आ जाएगी, टिक कर लेते हैं, 420, 3,000 1500, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में सर आ जाएगा 3,000 1500। देखिए एक बार जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े, हाँ जी सर। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखो इससे आसान कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, बस आपने क्या करना है, इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। ऐसे बेटा मैंने आपको आरटीपी में समझाया था, ऐसे मैंने एमटीपी 1 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आपको कराया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अब ये जो असेट एंड लायबिलिटी थी, इसकी इन्फॉर्मेशन हमने पूरी ट्रीट कर ली।
कलेक्शन फ्रॉम डेटर सर हमारा हो चुका, पेमेंट टू क्रेडिटर हो चुका है, प्रोसीड्स ऑफ बीआर हो चुका है, प्रोप्राइटर ड्राइंग 140 सर। एक तो आपका किसमें आएगा, कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। और सर साथ साथ एक सेकंड कीजिए, लीजिए एक बार से, एक सेकंड ये देखिए सर 140 यहाँ पे आ गया, और 140 सर आपका कैश एंड बैंक में ड्राइंग्स आ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग्स के बाद क्या आएगा सर, परचेज ऑफ फर्नीचर हो चुका, 12% सर गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपने परचेज की है 2 लाख की। तो एक तो सर ये बैलेंस शीट में आ जाएगा, और दूसरा सर ये बैंक में आ जाएगा। और इतना ही नहीं सर, इस पे ना 6 मंथ का आपका एक्रूड इंटरेस्ट भी आ जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट सर 6 मंथ का आपका 12,000 बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपकी इनकम भी बन जाएगी। तो 4 जगह आएगी। पहले तो सर चलते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में 2 लाख से, और 12,000 का इंटरेस्ट 2 जगह होगी, 2,12,000। अब सर P&L अकाउंट में इनकम, और सर इतना ही नहीं, बैंक में सर आपका 12 2 लाख आ जाएगा। और ये 12,000 है सर, ये आपको रिसीव नहीं हुआ तो ये नहीं आएगा। आजा मेरे दोस्त, कहाँ है, जल्दी से अपना कैश एंड बैंक, 2 लाख आ गया, ठीक। जी सर, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सर, क्वेश्चन ने आपको बोला है मिसलेनियस इनकम 10,000 से। तो सर क्या करेंगे, एक तो रिसिप्ट दिखा देंगे और P&L अकाउंट में लेके चले जाएंगे। P&L अकाउंट में आ जाएगी 10,000 की अपनी इनकम, और एक आ जाएगी सर अपनी कैश एंड बैंक रिसिप्ट, ठीक। जी सर, आगे चलते हैं। इसके बाद की सर अगर आप इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो हमने 3rd पॉइंट ट्रीट कर लिया, 4 पॉइंट ट्रीट कर लिया, 5th कर लिया, 6th कर लिया सर। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे सर, अपने अकाउंट को क्लोज करेंगे। सबसे पहले किसको क्लोज करेंगे सर, ओपनिंग बैलेंस शीट को। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में देखिए सर, जो भी डिफरेंस आएगा आपका कैपिटल में आज आएगा। एक ही चीज आइटम पेंडिंग है सर, ये बैलेंस आ गया। इसके बाद सर हम लोग क्या करेंगे, कैश एंड बैंक को क्लोज करेंगे। और कैश एंड बैंक में सर जो भी अपना डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस सर आ जाएगा अपना एडिशनल कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल रखा। ये देखिए सर 172। इसके बाद सर हम चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। सर ये आपका जीपी आ गया, और ये सर आपका नेट प्रॉफिट आ गया, ओपनिंग कैपिटल आ गया, एडिशनल कैपिटल आ गया, ये प्रॉफिट आ गया। और सर ड्राइंग्स हमने ऑलरेडी ट्रीट कर रखा था। देखिए सर सारी चीजें टिक हो चुकी हैं अपने, ठीक। चले, हाँ जी सर, आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है सर, ये आपका प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का। हमें बेसिकली क्या करना होता सर, जो भी अपने पास सर खर्चे और इनकमों से प्री पोस्ट में एलोकेट करना होता है। इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं सर, सेल रेशो निकालते, टाइम रेशो निकालते, ठीक है। उसके बाद सर हम हर आइटम को आइडेंटिफाई करते हैं कि सेल रेशो बटेगा, टाइम रेशो बटेगा, या कोई स्पेसिफाइड रेशो दे रखी उसके हिसाब से बटेगा। या फिर सर ऐसा हो सकता है कि वो खर्चा एक्सक्लूसिव या इनकम एक्सक्लूसिव फॉर प्री पीरियड हो सकती है, पोस्ट पीरियड हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें सर क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। एक बार जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए, टेक 30 सेकंड आराम से क्वेश्चन पढ़िए, और फिर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए मिलके पढ़ते हैं। Moon Limited was incorporated on 1st August 21 to take over the running business of a partnership firm with effect from 1st April 21। ओके सर, जो बिजनेस लिया गया वो कब से लिया गया सर, 1 अप्रैल से। और इनकॉर्पोरेट कब हुई सर कंपनी, 1 अगस्त को, ठीक है। जीपी दे दिया, सैलरी, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, कमीशन ऑन सेल, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डायरेक्टर फी, एडवर्टाइजमेंट, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। Moon Limited initiated an advertising campaign which result in increase of monthly sale by 25% post incorporation। ओके, वो ये कह रहा है सर, यहाँ पे 31 मार्च आ गया कि यहाँ पे जो आपकी सेल थी वो 25% से बढ़ गई है। आपने प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में सर प्रॉफिट को निकालना है। तो ये सर आपका आएगा एक्स, ये आएगा आपका 1.25x। और आपसे पूछा साहब कि आपने इन प्रॉफिट को कैसे डील किया जाएगा सर, वो बताना, ठीक है। चलिए वो बताएंगे सर। तो ये आपका आएगा टाइम रेशो की अगर मैं बात करूं तो 4 मंथ इंटू 8 मंथ 1:2। सेल रेशो की अगर मैं बात करूं तो 4 × x प्लस आएगा सर आपका 8 × 1.25x। तो ये 10 आ गया, ये आपका 4 आ गया, 2:5 आ गया। चलिए, हाँ जी सर, आइए अब हम क्या करेंगे सर, एलोकेशन करेंगे। जीपी सर आपका किस में बटेगा सर, अपना जीपी जो बटेगा वो 2:5 की रेशो में बट जाएगा, ठीक है। सेल रेशो में सैलरी टाइम रेशो, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस टाइम रेशो, कमीशन ऑन सेल सर सेल रेशो, डेप्रिसिएशन टाइम रेशो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पोस्ट, डायरेक्टर फी पोस्ट। और जो एडवर्टीजमेंट है ना, ये भी सर आपका किस में आएगा, पोस्ट में आएगा, क्योंकि आपने एडवर्टीजमेंट जो स्टार्ट की सर वो कब से की है सर, आपने पोस्ट इनकॉर्पोरेशन से स्टार्ट की, ठीक है। आइए एक बार मैं इसका सोल्यूशन दिखा देता हूं आप लोगों को। और जो भी अपना प्रॉफिट और लॉस आएगा, अगर वो प्री इनकॉर्पोरेशन का तो सर वो कैपिटल नेचर का होगा, कैपिटलिज्म में चला जाएगा अगर प्रॉफिट है तो। और अगर सर आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है तो वो पिंडल अकाउंट में चला जाएगा। ये देखिए सर आपका जीपी सेल रेशो में, सैलरी, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस टाइम रेशो में, ये सेल रेशो में,
टाइम रेशो में और बाकी सारे पोस्ट में। ठीक, ये सर आपको बता रखा कि प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट आपका कैपिटलिज्म में जाएगा और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट आपका सर कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट में जाएगा। ठीक, आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सर जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या करते हैं सर, कैश फ्लो निकालते हैं अंडर इनडायरेक्ट मेथड, तो आपको क्या करना होता है, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम एडजस्ट करनी होती है अगर उनका इंपैक्ट P&L अकाउंट में आ चुका है। अब अगर किसी भी ऐसी आइटम का इंपैक्ट सर जो P&L अकाउंट में नहीं आया है, ठीक है, तो उसका इंपैक्ट को सर इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर कोई भी ऐसी आइटम जो ऑपरेटिंग है और आपकी कैश आइटम है और उसका इंपैक्ट P&L में नहीं आया, तो सर उसका इफेक्ट हम लेके चलते। ठीक, चलिए क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से एक बार। आइए मिलकर क्वेश्चन करते हैं। जेल लिमिटेड प्रेजेंट यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रोविजन। सर आपको जो नेट प्रॉफिट दिया वो टैक्स के प्रोविजन से पहले दिया, तो हम लोग क्या करेंगे सर, प्रोविजन फॉर टैक्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि उसका इंपैक्ट इसके अंदर नहीं आया। और उसके बाद के जो आइटम है जैसे सर एप्रोप्रिएशन वगैरह है, तो हम उन एप्रोप्रिएशन वगैरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ठीक, एक बात और, टैक्स पेड जो होता है सर आपका ऑपरेटिंग और कैश एक्टिविटी होती है, बट वो P&L में नहीं आता, इसलिए सर उसका इफेक्ट आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक सर, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर है, इसे स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। डिविडेंड पेड सर माइनस कर देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग में इसका कोई इफेक्ट नहीं लेंगे क्योंकि आपको जो प्रॉफिट दे रखा है वो बिफोर टैक्स दे रखा है, और डिविडेंड पेड तो सर एप्रोप्रिएशन आइटम है। ठीक, इनकम टैक्स पेड सर माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में। बुक वैल्यू ऑफ द असेट सोल्ड और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। ठीक, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट सर हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, और जो प्रोसीड्स आई है उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंसीडर कर लेंगे। -48 174, इसे हम क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, चलिए डेप्रिसिएशन सर हम ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सर इसे माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और 33318 प्लस 120 सर इसे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि ये आपके पास प्रोसीड्स आ गया 33438। चलिए इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, इसे सर क्या करेंगे, इंटरेस्ट इनकम को सर माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, और सर इसे हम लोग ऐड कर देंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। लेकिन अगर इंटरेस्ट का अमाउंट रिसीव्ड कुछ डिफरेंट होता है सर, रिसीव्ड अमाउंट से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड करते हैं, यहाँ पे सर सेम है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड करते हैं। ठीक, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर डेबिट टू P&L अकाउंट सर इसे ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, क्योंकि इससे सर क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा, लेकिन सर आपकी नॉन ऑपरेटिंग है इसलिए हम क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। इंटरेस्ट एक्चुअली पेड सर इसे हम माइनस कर देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है, ये लो लिख के दे रखा क्वेश्चन में आपका। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल सर माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। परचेज ऑफ फिक्स एसेट माइनस कर देंगे सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन वर्क सर माइनस कर देंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग फ्रॉम बैंक माइनस कर देंगे सर किसमें, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स सर इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि हमें जो प्रॉफिट दे रखा है वो बिफोर टैक्स दे रखा है। ओपनिंग क्लोजिंग कैश एंड बैंक लिख लेंगे। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ सर, आपको टैली भी करा देता हूँ। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी उठा लें सारी, हाँ जैसे 36,000 और -5100। ठीक है सर, प्लस आपका 48। ठीक है सर, प्लस आपका 24,000। ठीक है सर, माइनस आपका 120। ठीक है सर, माइनस आपका 3,000। ठीक है सर, प्लस आपका 11,990। ठीक है सर, और माइनस आएगा आपका 67,290। ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव आ गई 3,472। ये लो जी 3,472। ठीक है, चलिए अब लेते हैं साहब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को। हाँ जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखिए सर अपने पास जो आ रहा है, ये आ रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर एक तो आएगा अपने पास, हमने इसको नेट नहीं किया क्या, 222 -48 174, तो 174 आ जाएगा, प्लस आपका 33438 आएगा, प्लस आपका 3,000 आएगा, और सर आपका माइनस आएगा 22092, माइनस आएगा सर आपका 41688, तो 27168 आ गया। चलिए फाइनेंसिंग की बात कर लेते हैं, तो सर माइनस आएगा आपका 10202। ठीक है सर, और उसके बाद आएगा सर जी आपका माइनस आएगा
13042। जी सर। सर ये प्लस आ जाएगा क्योंकि हमने लोन ले रखा है। एक सेकंड, ये प्लस कर लो इसको। हाँ जी, प्लस आएगा सर आपका 55884। 32640 आ गया, 32640। चले जी सर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका शेड्यूल 3 का है। और शेड्यूल 3 ये कहता है कि अगर आपका सरप्लस का जो बैलेंस है, पीएनएल अकाउंट का बैलेंस है, अगर वो पॉजिटिव है तो भी रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। अगर वो सर आपका नेगेटिव बैलेंस है, लॉस आपको, तो भी सर पीएनएल अकाउंट जो है नेगेटिव बैलेंस आपका रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस करके दिखा देंगे। और इवन अगर उस माइनस की वजह से बाकी रिजर्व भी खत्म हो रहे हैं और आपका फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे माइनस आ रहा है तो भी माइनस में दिखा देंगे आप। ठीक, चलिए। F Limited had the following item under the head reserve and surplus in the balance sheet as on 31st March 22. सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व। ठीक है सर, ये आ गया आपका 230। और पीएनएल का डेबिट बैलेंस 250 है तो आप सर 20 नेगेटिव दिखा देंगे। ठीक है, इसका आंसर पढ़ लेना था सर। मैनेजर रेम्युनरेशन आपका दो तरीके से निकलता है, या तो कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट है या फिर कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है। अगर कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है तो हम क्या करते हैं, जो मैनेजर रेम्युनरेशन है सर उसको इफेक्टिव कैपिटल के बेस पर निकालते हैं। ठीक है सर। अब यहाँ पे सर ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं करेगा, तो हम क्या करते हैं सर, एडिक्वेट प्रॉफिट मान के ही मैनेजर रेम्युनरेशन निकालते हैं। ठीक, द फॉलोइंग इज द इन्फॉर्मेशन ऑफ द मुद्रा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड। सर जीपी आपका दिस वन आ गया। सब्सिडी सर इसके अंदर ऐड कर देंगे। एडमिन सर अलाउड खर्चा है। डायरेक्टर फी सर आपका अलाउड खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सर आपका अलाउड खर्चा है। मैनेजर रेम्युनरेशन सर इसी को तो हम कैलकुलेट करें सर, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन सर जो हम कंसिडर करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, एज पर शेड्यूल 2, तो इसे माइनस कर देंगे साहब। और प्रोविजन फॉर टैक्स सर, क्योंकि हम एप्रोप्रिएशन या फिर आपका जो एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट सर आपने प्रोविजन बना के उसको कंसिडर नहीं करते बल्कि एक्चुअल पेमेंट कंसिडर करते, तो ये दोनों भी नहीं आएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा 4025365 प्लस आएगा 273925 माइनस आएगा आपका 822542 माइनस आएगा सर आपका 134780 माइनस आएगा 31240 और माइनस आएगा सर आपका 575345। सर ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया एज पर सेक्शन 198। ठीक है, इसने मांगा क्या आपसे सर, आपसे सर इसने मैक्सिमम लिमिट मांगी है, तो इसका मैक्सिमम लिमिट सर कितना होता है, 11% होता है। तो 3,0892 आ जाएगा। चेक कर लीजिए एक बार। और इसका एक अल्टरनेटिव होता है वो मैं आपको बता देता हूँ सर। 3,0892 आ गया। एक अल्टरनेटिव क्या है सर, आप इसका ना एक काम करेंगे, नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे पहले ना। इधर जीपी लिख लेंगे, आपका सब्सिडी जो मिली वो लिख लेंगे, और खर्चे वगैरह लिख के सर प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह लिख के यहाँ प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, अब जो प्रॉफिट आएगा सर यहाँ पे आपका, उस प्रॉफिट में सर आप क्या कर सकते हैं, रिवर्स एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 6 का ए जो है ये गवर्नमेंट ग्रांट का है। मैं एक काम करता हूँ, जो जो नेचर की गवर्नमेंट ग्रांट आपको यहाँ पे दे रखी है उसको मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आप एक काम कीजिए, 10-20 सेकंड लीजिए, इसको पढ़िए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। चलें जी सर, आइए। हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग इन द अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद AS 12 गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक, 35 लाख रिसीव फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटी टू द एम्प्लॉय। देखिए सर, अगर आपको ग्रांट रेवेन्यू नेचर की मिलती है, एक्सपेंडिचर के लिए मिलती है, तो उस केस में सर आप क्या करेंगे, उस ग्रांट को या तो सर रिस्पेक्टिव खर्चे में माइनस करके दिखा देंगे, या फिर सर आप उसे क्या कर सकते हैं, आप एज ए इनकम पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट दिखा सकते हैं। ठीक, एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको रिवेन्यू ग्रांट मिलती है और अनयूज्ड है साहब, तो आप उसे सर एज ए डेफर्ड लायबिलिटी दिखा दें। ठीक है, मतलब उसे आप डेफर्ड कर दें। ठीक, क्योंकि वो खर्चा आपको आगे चल के करना पड़ेगा। ठीक, चलिए, तो आप इसका आंसर ये लिखेंगे सर, ये रिवेन्यू नेचर की ग्रांट है, या तो आप सर क्या करेंगे, जो मेडिकल एक्सपेंडिचर आपने किया उसमें से घटा के दिखा देंगे, इसे एज ए अदर इनकम दिखा दें। ठीक, चलिए, और अगर मान लो ये लाइन भी लिख सकते हो कि अगर आपको इससे एक्सपेक्टेड बेनिफिट, आई मीन टू से इस ग्रांट्स का यूज करके सर आप आगे चल के मेडिकल फैसिलिटी दोगे, तो आप इसे डेफर कर दें। ठीक, चलिए सर, 100 लाख रिसीव्ड एज सब्सिडी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप ए यूनिट इन द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया। देखिए, नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया का मतलब क्या है कि आपको जो ग्रांट मिली आप इसे कैसे दिखाएंगे, सर हमें ग्रांट मिली से हम एज ए प्रमोटर कंट्रीब्यूशन दिखाएंगे। अगर आप उसे एज ए प्रमोटर कंट्रीब्यूशन दिखाते साहब, तो उस केस में सर आप उसे रेवेन्यू खर्चे कर सकते, कैपिटल खर्चे कर सकते, लेकिन उससे आप डिविडेंड नहीं बांट सकते। ठीक, सर आप उसे पीएनएल अकाउंट में नहीं लेके जा सकते एज ए डेफर्ड इनकम, या सर इमीडिएटली पीएनएल अकाउंट में भी नहीं लेके जा सकते। सर आप उसे क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर दें। ठीक, पढ़ लेना था इसका आंसर। आपको 10 लाख सर ग्रांट मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्या, इंस्टॉलेशन ऑफ एंटी पोल्यूशन इक्विपमेंट। इसका सर ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। तो यहाँ पे सर दो अप्रोच होती है। अप्रोच नंबर 1 सर एडिटिव अप्रोच। एज पर एडिटिव अप्रोच आप क्या करेंगे सर, असेट को दिखाएंगे एट कॉस्ट, और जो गवर्नमेंट ग्रांट है सर उसको आप एज ए डेफर्ड इनकम दिखाएंगे, जिसको सर आप क्या करेंगे, ओवर द पीरियड ऑफ द असेट सर आप क्या करेंगे, उसे डेप्रिसिएशन के रेशियो में एमोटाइज कर देंगे। या दूसरा अल्टरनेटिव क्या होता है सर, आप असेट की कॉस्ट में से उसको घटा के दिखा सकते हैं एज पर डिडक्टिव अप्रोच। ठीक, चलिए
नेक्स्ट सर आपका क्वेश्चन है, ये बोनस शेयर का क्वेश्चन है सर, ठीक है। बोनस शेयर हमेशा फुली पेड अप शेयर होल्डर को दिया जाता है, ठीक है। हम जब भी बोनस शेयर इशू करते हैं सर, वो फेस वैल्यू पे इशू किया जाता है सर। बोनस शेयर के लिए आप सबसे पहले सीआरआर को यूज करेंगे, फिर से कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अगर रिलाइज इन कैश है, उसके बाद सर आप जनरल रिजर्व को, उसके बाद सर क्या करेंगे, पीनल अकाउंट को यूज करेंगे, ठीक है। अगर सर आपका क्वेश्चन पार्टली पेड अप है और क्वेश्चन में बोलते हैं कि आपने बोनस शेयर दिया था, हम लोग मान के चलेंगे फाइनल कॉल पहले आपने मंगाई होगी और उसके बाद सर क्या किया होगा, आपने बोनस शेयर इशू किया होगा, ठीक। पढ़िए जल्दी से, टेक 10 सेकंड, फिर मिलकर डिस्कस करते हैं। चलें, हाँ जी सर, आइए। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ मनोज लिमिटेड एज एट 31 मार्च 22। ऑथराइज्ड कैपिटल दे दी साहब आपको, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल दे दी, रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया, जनरल रिजर्व आ गया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया, कलेक्टेड इन कैश, ठीक है। पीएनएल अकाउंट का बैलेंस आ गया। ऑन 1 अप्रैल 22 द कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल, सर इसने खुद ही बोल दिया कि फाइनल कॉल उसने कॉल कर ली सर। तो आप क्या करेंगे सर, एंट्री करेंगे आप शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, कितने से, 540 से। चलिए, thereafter the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 share held। अब सर उसने क्या किया, एक बोनस शेयर दिया 4 के बदले, तो 270 डिवाइड बाई 4, 67,500 इंटू सर आपका 10 फेस वैल्यू है, तो 675 के सर अपने बोनस शेयर इशू कर दिया। आप एंट्री क्या करेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट सबसे पहले यूज करेंगे 120 से, फिर सर आप यूज करेंगे आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। जी सर, एक बार कोटा चेक करते रहे साथ साथ कि पूरा हो रहा है। तो -120 -75,000, उसका सर जनरल रिजर्व, सर पूरा जनरल रिजर्व यूज हो गया 360, और उसके बाद सर क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर 120 पीएनएल अकाउंट, ठीक, टू बोनस शेयर और या बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल। आइए, अब कई बार बच्चा कहता है सर इन्होंने पहले इसको लिख दिया, बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने ऊपर नीचे कैसे लिखा, लेकिन ये जो अमाउंट है आपने अमाउंट सर उसी हायरार्की से उठाना होता है, पहले सीआरआर, फिर सर आपका कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिलाइज इन कैश, उसके बाद सर जनरल रिजर्व, उसके बाद पीएनएल अकाउंट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है सर, ये AS1 का क्वेश्चन है। एक बार आप क्वेश्चन देखिए 10-20 सेकंड, फिर मैं पहले आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर इस क्वेश्चन को कराऊंगा। देखिए, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई भी चेंज होता है तो एक तो सर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना पड़ेगा, और जिस भी रिस्पेक्टिव आइटम में सर आपका मटेरियल चेंज आता है सर, अमाउंट अगर एसर्टेनेबल है तो सर आपको उसका इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, और अगर अमाउंट एसर्टेनेबल नहीं है तो सर आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्ट डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, कुमार लिमिटेड हैड मेड राइट इशू ऑफ शेयर इन 22। In the offer document to its member, it had projected a surplus of 40 crore during the accounting year to the end on 31st March 22. The draft result for the year prepared on the hitherto followed accounting policy and presented for perusal of the board of director showed a deficit of 10 crore। ओके, अगर वो पुरानी पॉलिसी के हिसाब से चलता था तो 10 करोड़ के हिसाब से प्रॉफिट आते हैं उसके, 10 करोड़ का लॉस आता बल्कि ना, और अब सर उसने 40 करोड़ का सर प्रोजेक्टेड प्रॉफिट दिखा दिया। द बोर्ड इन कंसल्टेशन with the managing director decided not to provide for after sale expenses during the warranty period। ओके, वही कह रहा साहब, अब उसने डिसाइड कर लिया कि वो आफ्टर सेल एक्सपेंडिचर जो है वारंटी पीरियड के वो प्रोवाइड नहीं करेगा। देखो होता क्या था, अभी तक वो क्या कर रहा था, जैसे सर वो माल सेल करता था तो वो वारंटी का प्रोविजन बना देता था 2% के हिसाब से, ठीक है, और जो भी सर एक्चुअली खर्चा होता था उसको उस प्रोविजन के अगेंस्ट एडजस्ट कर लेता था। ये बात मैं नहीं कर रहा, लिख हुई देखो साहब। Till the last year, provision at 2% of the sale used to be made under the concept of matching of cost against revenue, and actual expenses used to be charged against the provision। The board now decide to account for expenses as and when actually incurred। वो ये कह रहा सर, अब बोर्ड क्या करेगा सर, अब बोर्ड ना जो भी सर खर्चा एक्चुअली होगा तभी सर उसे रिकॉर्ड करेगा। इसका मतलब सर वो पहले प्रोविजन बना के नहीं चल रहा। एज चीफ अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी यू आर आस्क्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर टू ड्राफ्ट द नोट्स। सर आपने क्या करना, नोट्स बनाना है इसके आना। तो देखिए सर, आप सबसे पहले लिखेंगे कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होता है तो सर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर उसका मटेरियल इंपैक्ट है सर आपको एक तो उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और जो अमाउंट एसेटेनेबल रिस्पेक्टिव आइटम का सर उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अमाउंट एसेटेनेबल नहीं तो सर आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्ट डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। फिर आप ये बताएंगे सर इन द गिवन केस हुआ क्या है कि हम ना अभी तक वारंटी प्रोविजन बना रहे थे सेल के अगेंस्ट 2%, लेकिन अब हम क्या करेंगे, वारंटी प्रोविजन नहीं बना रहे, जो भी एक्चुअली खर्चा होगा उसी के बेस पर उसे रिकॉर्ड करेंगे, और इसकी वजह से जो हमारा प्रॉफिट है करंट ईयर का
देखिए अगर आप पिछले साल के हिसाब से अकाउंटिंग करते तो 2% आ जाएगा इसका। आप 12 का क्या करते साहब, प्रोविजन क्रिएट करते, अब आप वो क्रिएट नहीं करेंगे, तो इसकी वजह से आपका क्या होगा, करंट ईयर का 12 लाख है, करोड़ है, करोड़, 12 करोड़ से सर आपका क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार इसका आंसर देखेंगे। तो इसका आंसर बेटा आपको ऐसे ही दे रखा कि सबसे पहले ये एक्सप्लेन कर रखा साहब कि आपका AS1 क्या कहता है, फिर सर गिवन केस को एक्सप्लेन कर रखा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका AS11 का है। आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। अगर आपका इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो उस केस में सर आप क्या करेंगे, असेट और लायबिलिटी को क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर को सर आप ट्रांजैक्शन रेट पे लेके चलेंगे। हालांकि मैंने फॉरेन ब्रांच का जब अभी क्वेश्चन करा था तो आपको बताया था सब एवरेज रेट लेके चलेंगे, क्योंकि सर वो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था और हमारे पास सर ट्रांजैक्शन रेट अवेलेबल नहीं होता। ठीक, इसके बाद सर अगर आपकी कोई फिक्स सेट वगैरह है सर तो उसके ऊपर उसका डेप्रिसिएशन सर आप क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन रेट पे कन्वर्ट करेंगे। और अगर कोई भी कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस में सर आपका डिफरेंस आता तो आप उसे कहां लेके जाएंगे सर, उसे P&L अकाउंट में लेके जाएंगे। तो उसके ऊपर सर ये क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा है, असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर in respect of integral foreign operation are translated into Indian rupees at the prevailing rate of exchange at the end of the year। वो ये कह रहा था कि ईयर एंड पे जो भी आपका रेट रहेगा आप उसी के बेस पे सर असेट लायबिलिटी इनकम एंड एक्सपेंडिचर को कन्वर्ट करते। अगर इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, गलत बात कर रहा साहब, वो इनकम एक्सपेंडिचर को सर हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन रेट पे करते हैं साहब। और इतना ही नहीं, असेट एंड लायबिलिटी में जो मॉनेटरी आइटम होती है, अब मैं थोड़ा और आपको डिटेल में बताता हूँ। मॉनेटरी आइटम होती है उसको क्लोजिंग रेट पे लेके चलते हैं। लेकिन सर अगर आपकी नॉन मॉनेटरी है तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा साहब कि आप कोस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं, फिर उसमें कोई भी चेंज रिकॉर्ड नहीं करते। और अगर सर आपका रिवैल्यूएशन मॉडल है तो सर उस केस में सर जिस डेट पे आप रिवैल्यू करते हैं उस डेट का हम लोग रेट लेके चलते हैं, और फिक्स सेट के लिए सर हम ट्रांजेक्शन रेट लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे वो लिखता है साहब, द रिजल्टेंट एक्सचेंज डिफरेंस इन द केस ऑफ प्रॉफिट इज कैरी टू अदर लायबिलिटी। नहीं सर, प्रॉफिट और या लॉस हम लेके जाते हैं P&L अकाउंट में लेके जाते हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर रीड कर लेना बेटा, जो बातें मैंने आपको बताई वही आंसर में लिखी हुई है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस के ऊपर है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के केस में। देखिए नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के केस में सर अब आपकी एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस जो है वो सर 4 लेवल के हिसाब से है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते किस लेवल में आता है, फिर उसके हिसाब से मैं आपको एग्जाम्पशन वगैरह बता दूंगा। मेसर्स एक्स एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म हैड ए टर्नओवर ऑफ 5 करोड़ एक्सक्लूडिंग अदर इनकम। देखिए सर हमें क्या करना होता है, कोई भी ऐसी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी जो सर आपकी जिसकी सर टर्नओवर है 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो सर वो आपके लिए क्या मानी जाएगी, लेवल 4 में मानी जाएगी। ठीक है, और जिसके सर आपकी बोरोइंग इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए तो सर यहाँ पे 1.5 करोड़ है तो आपके लिए क्या बन जाएगा सर, ये लेवल 4 एंटिटी बन जाएगी। ठीक, इट वांट टू अवेल द एग्जाम्पशन अवेलेबल इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस टू नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी फॉर द ईयर एंडेड, advise the management of Messrs X and Company in respect to the expenditure of provision of AS as per the directive issued by the ICI। देखिए सर ICI ये कह रहा है कि जो लेवल 4 की एंटिटी होती है ना, ठीक है, उसमें हम क्या क्या एग्जाम्पशन देंगे सर, AS बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा, 3, 17, 18, 20, 24, 28। अगर ट्रांजेक्शन नहीं हुई तो सर आपका AS 14, आपका 21, 23, 27 एंड 25 ये एएस भी एप्लीकेबल नहीं होता। सर पार्शियल एग्जाम्पशन दी गई है AS 15 एंड 22 में, और डिस्क्लोजर की सर एग्जाम्पशन दी गई है आपके AS 10, 11, 13, 19, 26 एंड 29 के अंदर। ठीक, चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसका आंसर आप पढ़ लेना, और ये आपका लेवल 4 के अंदर आएगा, लेवल 4 एंटिटी है। और इसी के साथ अपनी MTP2 ओवर होती है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों नवंबर 22 अटेम्प्ट के लिए आपकी RTP MTP मैंने सारी सारी शेयर कर दी है। अब आपने अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे नंबरों के साथ पास होना है। मेरी बेस्ट विशेष बेटा आप लोगों के साथ है। चलिए जी आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।